चलिए, तो सबसे पहले आज की डेट डालते हैं। आज की डेट है 22 मार्च 2025। 22 मार्च 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम बात करने वाले हैं वैदिक ग्रिड में बनने वाले जो रिमेनिंग हमारे रह गए थे थोड़े से, वो योग आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वैदिक ग्रिड को पढ़ा था, वैदिक ग्रिड कैसे बनती है, उसके योग हमने पढ़े थे। ठीक है, कि वो योग हमारे बारे में क्या कहते हैं या उस योग का एक्सप्लेनेशन क्या है। मगर आज हम वो जो रिमेनिंग योग हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज जिस योग के बारे में चर्चा करेंगे वो लिखिए, वो योग है 9, 5 और 4। आज जो पहला योग इसमें बात करेंगे उस योग का एक्सप्लेनेशन है 9, 5, 4। अब 9, 5, 4 का जो योग है, इस योग को मैंने इस योग का एक नाम दिया है, लिख लीजिए। इस योग का नाम है कमर तोड़ योग। ठीक है, इस योग का जो नाम है वो क्या है? कमर तोड़ योग। अब ये कमर तोड़ योग क्यों है? कमर तोड़ योग मैं से क्यों कह रहा हूं? देखिए, 9, 5, 4 अगर किसी की ग्रिड में प्रेजेंट है और वो अगर डॉक्टर है या फिर अगर वो वकील है, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर वो डॉक्टर या वकील नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो वो ये एक फिर चैलेंजिंग बात है। ठीक है, 9, 5, 4 के योग में तो लिखो 9, 5, 4 के योग में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 9, 5, 4 का योग है, लिखिए, ऐसे लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल के, अब हॉस्पिटल के चक्कर डॉक्टर भी लगा सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर हो, और अगर डॉक्टर नहीं है तो भी उस व्यक्ति को हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो 9, 5, 4 का योग हमें यह कहता है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि ये अपनी वजह से अस्पताल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसकी वजह से इन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो अस्पताल तो जाना पड़ेगा। अब या तो ये किसी की वजह से चले जाएं या ये अपनी वजह से चले जाएं, तो अस्पताल के चक्कर इनके जीवन में काफी लगते रहते हैं। और अगर अस्पताल के चक्कर नहीं लग रहे हैं तो फिर ये कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। कोर्ट के मतलब हो सकता है ये अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से इन्हें चक्कर लगाने पड़े कोर्ट के, या फिर इनके जीवन में ऐसे लोग आ जाएं जिनकी वजह से ये कोर्ट में चक्कर लगाने पड़े। इस योग में मैंने जो एक सबसे प्रोमिनेंट चीज देखी है वो है प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। 9, 5, 4 में प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज का मतलब यानी कि इनके घर में या इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके आपस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, और ये ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पर इस तरीके के डिस्प्यूट चल रहे हों। तो 9, 5, 4 अगर आपकी ग्रिड में है तो इसके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सफेद कोट या काला कोट आपके जीवन में एंटर करेगा। 9, 5, 4 ये अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है। ये योग आपको लिटिगेशन में यानी कि कोई कानूनी प्रक्रिया में उलझा देता है, या फिर आपको मेडिकल इश्यूज में उलझाता है, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यह भी हो सकता है कि वो लिटिगेशन या उस तरीके के जो प्रॉब्लम है कोर्ट वगैरह जाना, हो सकता है कि ये वैवाहिक जीवन की वजह से भी इनके पार्टनर को ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से इन्हें ये कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। तो मेजरली जो मैंने कंसर्न देखा है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज 9, 5, 4 की योग में
दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या ये योग अच्छा है? नहीं अच्छा है, ये योग बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं तो यही चाहूंगा कि योग आप में से किसी के ग्रिड में नहीं होना चाहिए। 954, ठीक है, इसको लिख दो, कमर तोड़ योग, कमर तोड़ योग, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत बहुत इश्यूज देता है, अलग अलग तरीके के इश्यूज। और उसमें बेसिकली ज्यादातर इश्यूज या तो अस्पताल के चक्कर लगाना है या फिर कोर्ट के चक्कर लगाना है, ठीक है। हाँ, उपाय क्या है? बिल्कुल उपाय सिखाएंगे, बिल्कुल उपाय सिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल रेमेडी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 954 में एक और चीज लिख लो कि ऐसे लोग बाय हुक या बाय क्रुक अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट करते हैं। मतलब जो इन्होंने, इनका सपना है, इनका ड्रीम है, इनकी जो चाहत है, जो चाहे वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, जो भी, इन सब चीजों, किसी भी चीज का इस्तेमाल करके भाई मुझे अपना वो काम, अपना वो सपना, अपना ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चाहे सामने वाले को पैसे खिलाकर, चाहे सामने वाले को मनाकर, समझाकर, कैसे भी करके, कोई चालाकी कर कर, मतलब कन्वर्टेड ड्रीम्स इनटू रियलिटी बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये एक्सप्लेनेशन बनेगा हमारा 954 का, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अच्छा योग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अच्छा योग, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो इस योग की होने के बावजूद भी जीवन में बढ़िया से जी रहे हैं, चांसेस थोड़ा कम है। ये योग परेशान बहुत करता है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज तो मैंने इतने प्रोमिनेंट देखे हैं कि आप अगर 10 लोगों से पूछें तो 7 से 8 लोग यही कहेंगे, सर जी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, लिटिगेशन है, या अस्पताल में चक्कर हम काट रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखो नया योग। अगला योग आता है वैदिक ग्रिड में, और वो योग है 972। अगला योग आएगा 972, या 279 भी लिख सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे। 972 या फिर 279, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए। 972 या फिर 279, जो लिखना चाहे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो योग है, इस योग की एक्सप्लेनेशन क्या है? इस योग में कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ बातें खराब हैं। 972, ठीक है। अच्छी और खराब बातें क्या है, जैसे लिखिए, क्योंकि नंबर 7 यहां पे प्रेजेंट हो गया है और बैलेंस है, अच्छे नंबर, अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी होती है। 972, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी होती है, बहुत पावरफुल होती है। उसके साथ साथ रिसर्च बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल रिसर्च होती है। उसके साथ साथ ऐसे लोगों को कभी कभी जॉइंट्स पेन की समस्या आती है। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन की समस्या आती है। 972, या तो रिसर्च बहुत अच्छी होती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जॉइंट पेन से रिलेटेड समस्या आती है, यूरिन से रिलेटेड समस्या आती है, यानी कि पेशाब करने में दिक्कत होना, इस तरीके की समस्या आने की संभावना ज्यादा है, और जॉइंट पेन से रिलेटेड समस्या आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कई बार ऐसे लोग फैमिली से दूर रहते हैं। कई बार ऐसे लोग फैमिली से दूर रहते हैं, और ये डेयरिंग लोग हैं, डेयरिंग पीपल, डेयरिंग पीपल।
करेजियस पीपल, डेयरिंग पीपल, करेजियस पीपल, ठीक है। फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। पेशेंस लेवल अच्छा होता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, पेशेंस लेवल अच्छा रहता है, और लाइफ में स्ट्रगल बना रहता है, लाइफ में स्ट्रगल बना रहता है, ठीक है। तो ये योग मतलब ना अच्छा ना खराब, कुछ खास नहीं है, 972। और इसमें अगर 99 हो गया, 77 हो गया, 22 हो गया तो और ज्यादा परेशानी, ठीक है। हमेशा जो भी योग बनता है उसमें सबसे अच्छा सिचुएशन वैदिक ग्रिड में वो माना जाता है जहां पर नंबर सिंगल हो। सिंगल नंबर हमेशा अच्छा होता है वैदिक ग्रिड में। जहां वो डबल हुआ या ट्रिपल हुआ तो वहां पर उस तरीके की परेशानी आपको देखने को मिलती है। और ये जो परेशानियां या जो दिक्कतें हैं ये आप कब फेस करेंगे? ये आप तब फेस करेंगे जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो बैठकर आपसे सवाल पूछेगा और आप उसकी ग्रिड रीडिंग करेंगे। तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये योग काम कैसे करते हैं। जैसे मान लो आज मैंने दोपहर में एक कंसल्टेशन लिया, एक व्यक्ति थे, सेल्स में काम करते थे, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते थे। उनकी ग्रिड में मैंने देखा कि नंबर 9 की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब 4 बार 9 आ रहा था। 3 9 तो प्रेजेंट पहले से था और एक बार और 9 आ रहा था, महादशा से 9 आ गया तो 4 बार 9 हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर आपका जो 9 है, जो मंगल है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य, क्योंकि मंगल जो है नंबर 9 जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 9 भी करता है, नंबर 3 भी करता है। हालांकि बाकी सारे प्लैनेट्स के भी इश्यूज हैं हेल्थ में, मगर सबसे ज्यादा मेजरली या तो 9 देता है या तो 3 देता है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा सर क्योंकि आपका मंगल का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप अपनी स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि या तो आपको कोई ब्लड लॉस हुआ होगा, या तो कोई सर में चोट लगी होगी, या तो हड्डी टूटी होगी, या तो हाई फीवर आया होगा, या आप अपनी हेल्थ से परेशान होंगे। तो मुझे ये दिख रहा है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर कोई एक्सीडेंट या ब्लड लॉस नहीं हुआ है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। मैं पिछले कई सालों से अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूं। क्या आंसर दिया उन्होंने? कि मैं पिछले कई सालों से अपना ब्लड डोनेट कर रहा हूं। अब ब्लड डोनेशन में क्या होता है? ब्लड निकालते हैं, जाते हैं ना। और नंबर 9 की जब मैं आपको रेमेडी सिखाऊंगा कि नंबर 9 की क्या क्या रेमेडीज होंगी, तो उसमें ब्लड डोनेशन भी एक रेमेडी होती है। कई बार हम जाने अनजाने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक रेमेडी के तौर पर होता है और हमें पता नहीं होता है। जब सामने वाला बंदा हमारे पास आता है और हम उससे कहते हैं कि आप ये काम कर लो, तो वो रेमेडी तो समझ के करता है कि ये रेमेडी था, सर ने बोला तो करने का, है ना। मगर कई बार जाने अनजाने में हमसे इंसानियत के तौर पर कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो एक रेमेडी बन जाता है। मगर फिर भी उसने एक बात मुझसे कही, उसने कहा जो आपने हेल्थ का इश्यू बोला है सर, ठीक है, उसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। मैं पिछले कई सालों से सर स्लीप एक्निया से परेशान हूं। अब ये स्लीप एक्निया जो एक परेशानी, वो क्या है? उसमें क्या होता है कि आदमी को खर्राटे बहुत आते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है, और अगर वो उस पर ध्यान ना दे तो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम भी आ सकता है और सोते सोते मौत भी हो सकती है। सामने वाला सिर्फ ये कहेगा, अरे नींद ही तो नहीं आती है।
इतना ही बोलेगा स्लीप एपनिया में कि नींद तो नहीं आती है, सामने वाला खर्राटे तो लेता है, मगर वो इतनी बड़ी परेशानी है कि अगर उसका इलाज ठीक से ना किया जाए तो बंदा सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, इसमें डाउट है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आपने, आपके चार्ट में तो कोई नौसिखिया न्यूमरोलॉजिस्ट भी बता देगा सर कि आपका हेल्थ सेक्टर वीक है, ठीक है, तो सर आपने क्यों नहीं ऐसा किया? तो उन्होंने बोला कि सर मैं ना, वो जो मशीन है वो काफ़ी महंगी आती है जिसको लगा के रात में सोना होता है, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं उसको खरीद लूं। मैंने कहा खरीद लीजिए सर, मगर मैंने उनसे एक और चीज़ कहा, मैंने कहा ठीक है आप वो मशीन खरीदिए, ठीक है, मगर एक चीज़ याद रखिएगा सर कि आप जो ये ब्लड का डोनेशन कर रहे हैं इसे आप कभी नहीं रोकेंगे जब तक आपका डॉक्टर आपको ये मना ना कर दे कि आप इस स्थिति में अब नहीं है कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तब आप रोक दीजिएगा। मगर जब तक पॉसिबल है तो आप प्लीज ब्लड डोनेशन करिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन इज द फाइनेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 9। इससे अच्छी कोई रेमेडी है ही नहीं, ठीक है। अब कोई बंदा ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता तो हम उसको और भी ऑप्शंस बताएंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है, मगर ब्लड डोनेशन इज द फाइनेस्ट रेमेडी फॉर नंबर 9, क्योंकि नंबर 9 क्या है? मंगल, और उसको क्या कहते हैं? खून, ब्लड से रिलेट करते हैं उसको, ठीक है। तो ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी रेमेडी है। तो बंदा वो कई साल से कर रहा है मगर फिर भी बेचारा हेल्थ से परेशान है, तो मैंने उसको बोला ठीक है आप ये रेमेडी कीजिए, मगर मैं आपको कुछ और इनपुट्स दे रहा हूं, प्लीज अपने जीवन में इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको सही मायने में एजुकेट कौन करेगा? आपका क्लाइंट। वो जो आपको बताएगा ना वो बेस्ट होगा, और वो आपको लिखना चाहिए। तो मैंने जब उसका कंसल्टेशन, मेरी आज भी आदत है कि जब भी कोई क्लाइंट का कंसल्टेशन खत्म होता है तो 10 मिनट मैं उसके बारे में लिखता हूं कि मैंने उससे 1 घंटे आधे घंटे क्या बात की, और वही वो डेटा है, और यही काम आपको करना है। और उसके बाद तो कुछ टाइम बाद आप मानना बंद कर देंगे, ठीक है, कहेंगे सामने वाला कुछ भी बोलता रहे, भैया ये इशू है, मेजॉरिटी लोगों में इशू मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया, 954 इसे हल्के मत लेना, ये तगड़ा योग है। 9%, 5%, 4% बहुतों की जिंदगियों को परेशान कर रखा है इस योग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला योग हम पढ़ेंगे, लिखो, उस योग को बोलते हैं 3, 7 और 4 का योग। जो अगला योग आएगा उसका नाम क्या होगा? 3, 7 और 4 का योग। अब 3, 7 और 4 का योग क्या है? ये योग अच्छा है। अच्छा क्यों है? लिखो, इस योग को मैंने नाम दिया है सक्सेस योग। इस योग का नाम है सक्सेस योग, ठीक है। दूसरा, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आसानी से टॉप पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी बहुत तो मेहनत सबको करनी है, विदाउट मेहनत तो कुछ नहीं होगा, मगर अगर 3, 7, 4 प्रेजेंट है और ये योग बना रहा है तो ऐसे लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, ये उसकी टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर ऐसे लोगों की जिंदगी में पैसे से रिलेटेड कोई समस्या आती है, अगर ऐसे लोगों की जिंदगी में पैसे से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो वो उस समस्या को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। प्रेजेंट क्या होना चाहिए? 3, 7, 4, आसानी से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को हमें एक सलाह देनी है, और वो सलाह क्या होगी कि आपको अपने एरोगेंस पे कंट्रोल करना है। एरोगेंस, उसको कंट्रोल करना है। चाहे ये जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों में अच्छा करेंगे, मगर एरोगेंस पे कंट्रोल करना है। एरोगेंस नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। जितना डाउन टू अर्थ रहें उतना अच्छा, कि आज मैं सक्सेसफुल हो गया हूं, आज मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं सबसे बेस्ट हूं, ये सब चीजें फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ये आएंगी तो वो एक दिन
खत्म हो जाएगा वो व्यक्ति। हमेशा हमेशा आप इस चीज को मानिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करे, और होता है, एक बार अगर आपने किसी को सलाह दी और उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो आपका अंध भक्त बन जाता है। भक्त नहीं बोलते उसे, अंध भक्त बोलते हैं। तो क्या होगा, जब भी वो आपको मिलेगा या आपसे बात करेगा, आपकी तारीफ करेगा, सर ने ये कह दिया, मैम ने वो कह दिया। मगर आपको करना क्या है, जब भी कोई व्यक्ति आपको तारीफ करे ना, तो उस तारीफ को जूते के नीचे रख दीजिए। आप जो जूता पहनते हैं, तारीफ को जूते के नीचे रख दीजिए। अगर आप तारीफ को जूते के नीचे रखेंगे ना, तो आपका कद बढ़ जाएगा, और अगर आपने तारीफ को सर पे चढ़ा लिया ना, तो आपका कद छोटा हो जाएगा। और इस फील्ड में तारीफों की कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए, और मैं कहता हूं आप किसी भी फील्ड में काम करें, कोई भी व्यक्ति आपकी तारीफ करे, आप उसकी सुने, आप उसे थैंक यू बोलें और उसे तुरंत अपने जूते के नीचे रख दें। बस, ऊपर नहीं, सर पे नहीं चढ़ाना तारीफ। अगर सर पे चढ़ गई ना तारीफ, तो फिर आप सामने वाले की सुनेंगे नहीं, और वो गलत हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम 374 में बहुत है। तो ध्यान देना है कि भैया तारीफ मिल रही है तो अपने नेचर को एरोगेंस में लेके नहीं आना है, एरोगेंट नहीं होना है। ऐसे लोगों को कई बार थोड़ी बहुत एजुकेशन में दिक्कत हो सकती है, मगर उससे वो बाहर निकल आएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले दोनों नंबर प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है। अगर दिक्कत हुई भी कि ब्रेक हो गया या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से एजुकेशन छूट गई, पापा की जॉब चली गई, है ना, तो उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि उनकी जो एजुकेशन है वो छूट जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, फिर से उनको मौका मिलेगा। हर्डल्स आएंगे मगर फिर भी उनको मौका मिलेगा एजुकेशन को पूरा करने के लिए। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे कंसल्टेंट मिलेंगे, बहुत अच्छे कंसल्टेंट। और अगर इसमें आ जाएं ऑकल्ट साइंस में, तो फिर तो कमाल कर देंगे, क्योंकि 3 और 7 दोनों प्रेजेंट है। तो 3 नॉलेज है, 7 विजडम है। तो उस केस में बहुत अच्छे कंसल्टेंट मिलेंगे। हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है इनको, ऐसे लोगों को किसी भी चीज की एडिक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। अगर अच्छी चीज का एडिक्शन है तो होना चाहिए, खराब चीज का एडिक्शन है तो छोड़ देना चाहिए। तो इस तरीके की चीजों को अवॉइड करें। अगर कुछ खराब है तो अवॉइड कर लें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये योग खराब योग नहीं है, अच्छा योग है, ठीक है। बट कुछ चीजें, खासतौर से मैं कहूंगा एरोगेंस को कंट्रोल करो, बस इतना। अगर आप हाइट पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो वो घमंड आपके चेहरे पर और आपके बुद्धि पर नहीं दिखना चाहिए, आपके ऊपर नहीं दिखना चाहिए। इस पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये सारे योग जो हैं वो हमने वैदिक ग्रिड के पढ़े। ये थोड़ा थोड़ा हमें सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मगर एक चीज मैं आपको फिर से बताता हूं, और ये मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि जीवन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, हमारी ग्रिड या हमारा मूलांक और भाग्यांक, ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। हो सकता है कल को आप में से कोई और अच्छा टीचर बन जाए और अपने बैच न्यूमरोलॉजी के पढ़ाए, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रिड या मूलांक और भाग्यांक। मैं कहूंगा मूलांक और भाग्यांक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मूलांक और भाग्यांक। अब सवाल यह है कि सर ये मूलांक और भाग्यांक बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, उसका आंसर यह है कि मूलांक का मतलब क्या होता है, जो मैं हूं, मेरी पर्सनालिटी क्या है, और भाग्यांक का मतलब होता है कि मुझे किस दिशा में आगे जाना चाहिए, मैं इस धरती पे क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर मैं कहूं मेरा गोल क्या है, वो भाग्यांक है। तो अगर किसी व्यक्ति को यह क्लियरली पता है कि मैं क्या हूं और मेरा गोल क्या है, तो फिर ग्रिड में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है।
क्योंकि आपका मूलांक और आपका भाग्यांक ही आपके जीवन को ड्राइव करता है। क्योंकि पर्सनालिटी आपका, और मैं तो कहता हूं सामने वाले के लिए तो आपका भाग्यांक भी मैटर नहीं करता, सामने वाले के लिए तो सिर्फ आपका मूलांक मैटर करता है। क्योंकि मूलांक से पता लगता है कि व्यक्ति है क्या। कौन देखता है ग्रिड? किसके पास समय है ग्रिड चेक करने का? ग्रिड तो मैंने आज तक तभी ग्रिड चेक करी है किसी की जब उसने मेरा कंसल्टेशन पे किया है। फर्जी में ग्रिड क्यों चेक करूंगा यार मैं उसकी? बट हां, अगर दिखता है यार ये व्यक्ति इस डेट को पैदा हुआ है, इसका ये मूलांक है, तो यार इसका एक कोर नेचर होगा जो सब में समान मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा मगर लगभग लगभग सब में समान मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मूलांक और भाग्यांक। और अगले 6 महीने यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा मूलांक और भाग्यांक तुमसे क्या क्या रहा है। बस जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन आप बिल्कुल समझ जाओगे कि आपका लाइफ में गोल क्या होना चाहिए और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे योग आज कंप्लीट हो गए जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो हमने लोशो ग्रिड के सारे योग पढ़ लिए और वैदिक ग्रिड के सारे योग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नए पेज पर जाइए, बिल्कुल नए पेज पर जाइए और वहां पर लिखिए जिस पे आज हम बात करेंगे। थोड़ा बहुत हम बात करेंगे क्योंकि उसका डिटेल तो हम आगे ही पढ़ेंगे, तो अभी तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मगर कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं आज आपको लिखाता हूं क्योंकि आज की जो क्लास है ना उसमें हम बेसिक का कॉन्सेप्ट आज खत्म कर देंगे। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको सारा बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो अपनी कॉपी में कि अगर कोई व्यक्ति हमसे, अगले पेज पे जाना। ठीक है, हाँ मुझे मत बताओ ग्रिड में क्या आ रहा है, छोड़ो, मुझे नहीं जानना। ठीक है, लिखो रिस्ट वॉच रेमेडी। नया टॉपिक है रिस्ट वॉच रेमेडी। अब रिस्ट वॉच रेमेडी क्या है? छोटा सा टॉपिक है, अगर आप अपनी जिंदगी में लेके आएंगे इसको तो फायदा होगा। छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, रिस्ट वॉच रेमेडी। अब रिस्ट वॉच रेमेडी क्या है? जैसे सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति जिसको आप जानते हैं या आप खुद हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपने जीवन में घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। ये पहली सलाह लिख लो, आप अपने जीवन में घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। घड़ी, रिस्ट वॉच आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक रेमेडी ही है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उससे वो ये दर्शाता है कि उसके लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर कोई व्यक्ति घड़ी पहनता है तो उससे ये दर्शाया जाता है या ये वो दर्शाना चाहता है कि उसके लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। और आप इस चीज को मैं कहूंगा 2 साल 3 साल अपना रिसर्च कीजिए कि ऐसे लोग जिन्होंने घड़ी पहनी और ऐसे लोग जिन्होंने घड़ी नहीं पहनी, उनके जीवन में डिसिप्लिन और टाइम का महत्व क्या है। ये एक रिसर्च का मुद्दा है कि घड़ी पहनना या घड़ी नहीं पहनना। अगर आप देखें तो आप इस चीज को पाएंगे, और इस चीज को मैंने बड़ा करीब से देखा है, कि आप किसी भी पुरुष या महिला को देखें, किसी भी पुरुष को या महिला को देखें, अगर वो सारा टाइम घर में रहते हैं, सारा टाइम घर में रहते हैं, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, तो वो आपको घड़ी पहने हुए दिखाई नहीं देंगे, जिनका कोई शेड्यूल ही नहीं है। मगर आपको अगर इसको रिवर्स कर दें तो आदमी तो छोड़ ही दीजिए, मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो वर्किंग है, जिनका एक शेड्यूल है, और उन सब के हाथ में आप घड़ी बंधी हुई दिखाई देंगे आपको। सब व्यक्ति, सारे लोग। अब सवाल यह है कि सर ये वर्किंग महिलाएं घड़ी क्यों पहनती हैं, या वर्किंग मेन घड़ी ज्यादा क्यों पहनते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर टाइम को लेकर डिसिप्लिन होगा, अपने टास्क को पूरा करने के लिए उसका एक क्राइटेरिया होगा, वो घड़ी को इंपॉर्टेंस जरूर देगा।
क्योंकि उसके जीवन में समय का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। अब इसका मतलब अगर आप घड़ी नहीं पहन रहे हैं तो 90% या उससे ज्यादा मैं यही मानूंगा कि आप अपने समय को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो हम सबको अपने जीवन में घड़ी पहनना चाहिए, पहनना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूंगा कि अगर आप घर पे भी हैं, 6 दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, मैं तो कहता हूं 7 दिन काम करना चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। 7 डेज वर्किंग, बड़ा अजीब स्टेटमेंट है मैं मानता हूं, मगर 7 डेज वर्किंग। 7 डेज वर्किंग क्यों? क्योंकि अगर आप खाते 7 दिन हैं, आप सोते 7 दिन हैं, तो आप काम 7 दिन क्यों नहीं करते? और अगर आपको लगता है कि 5 दिन मैं किसी और की नौकरी करूंगा, तो 2 दिन तो अपनी नौकरी कर लो, कुछ ऐसा डेवलप कर लो जो आपके लिए फायदेमंद हो। और जिनके पास 178 है ना, उनको तो कर ही लेना चाहिए, और उनके लिए बहुत बढ़िया है कि अगर वो दूसरा काम ऑप्ट कर लें। और 2 जगह से पैसा मैंने लिखाया था ना 178 में, 2 जगह से मिनिमम पैसा आता है। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 3, 4, 5 जगह भी है। मगर अगर आपने वो सिस्टम ही डेवलप नहीं किया है तो फिर 178 क्या कर लेगा और 319 क्या कर लेगा? ठीक है, तो हमेशा घड़ी पहनना। अब घड़ी का रेलेवेंस क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदमी लोग लेफ्ट हैंड पे घड़ी बांधते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जितने भी आदमी लोग हैं वो लेफ्ट हैंड पे घड़ी बांधते हैं। कॉपी में लिखो, जो लेफ्ट साइड बॉडी होती है ना हमारी, लेफ्ट साइड जो बॉडी होती है ना, वो ना हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। यानी कि बॉडी लेफ्ट साइड है, ठीक है, और वो कनेक्टेड किससे है? राइट ब्रेन से। ठीक, ऐसे ही जो हमारी राइट हैंड वाली यानी राइट साइड वाली जो बॉडी होती है वो कनेक्टेड है लेफ्ट ब्रेन से। मतलब जिधर की बॉडी होगी ना, उसका दूसरी तरफ का ब्रेन ले लो। अगर लेफ्ट बॉडी है तो राइट ब्रेन से कनेक्ट होगा, और अगर राइट बॉडी है तो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होगा। अब जो लेफ्ट हैंड होता है ना हमारी बॉडी का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखो, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है लव, इमोशन और केयरिंग। लव, इमोशन और केयरिंग, ये सारे पॉइंट्स लेफ्ट हैंड वॉच में, जो लोग पहनते हैं लेफ्ट हैंड की वॉच में, वो उस चीज को एनहांस करते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनेंगे तो केयरिंग, लव और इमोशनल चीजें आपके जीवन में बढ़ेंगी। अब ये सवाल ये है कि सर मेल्स ज्यादातर लेफ्ट में क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर हम प्यार, मोहब्बत, लव, इमोशन की बात करें ना, तो आपने कभी सुना है कि आदमी इमोशनल होता है? कभी सुना है आपने कि आदमी बहुत इमोशनल है? और आपने बहुत बार सुना होगा औरतें तो होती ही इमोशनल है। सुना है ना आपने? तो इसका मतलब हम आदमियों को इमोशंस की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इमोशन, केयरिंगनेस, ये सब बढ़े। इसीलिए हमें क्या एडवाइस है कि घड़ी कहां पहननी है? लेफ्ट हैंड में। क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनते हैं तो वो आपको क्या करता है? इन सब चीजों की वाइब्रेशन आपके जीवन में बढ़ाता है। और क्या घड़ी मेरी सीरी बोलने लगी, ठीक है। तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लव, केयर, इमोशन बढ़े, तो आपको घड़ी कहां पहननी? लेफ्ट हैंड में। और अच्छा, घड़ी क्या डायेबल चीज है, मृत चीज है घड़ी? नहीं, ये जीवित चीज है, जीवित। बहुत सारी ऐसी घड़ियां आती हैं जो आपके दिल की धड़कन से चलती हैं, तो आप उसे मरा हुआ कैसे मान सकते हैं? ये 24/7 चलती रहती है। ये एकमात्र चीज है आपके शरीर पे जो जिंदा है। तो इसको जहां पहनोगे वो उन चीजों की वाइब्रेशन आपके जीवन में बढ़ाएगी। इसीलिए ज्यादातर आदमी लोग क्या होते हैं? डेयरिंग होते हैं, ठीक है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है, वो फिजिकल बहुत जल्दी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए जल्दी हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? भैया आप अपनी लेफ्ट हैंड में घड़ी बांधो ताकि इमोशंस भी आ जाएं आपके अंदर, केयरिंगनेस भी आ जाए आपके अंदर, क्योंकि वो मस्कुलर होते हैं। मगर महिलाओं को अब घड़ी कहां पहननी चाहिए?
लेफ्ट हैंड में नहीं पहननी चाहिए, नहीं पहननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लेफ्ट हैंड में पहनेगी तो क्या होगा, जो व्यक्ति पहले से इमोशनल है, आपने उसको फिर से लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनाई तो क्या हो जाएगा, इमोशनल हो जाएगा। मैं कहता हूं किसी को आप सलाह दे दीजिए, किसी महिला को, कि 1 साल राइट हैंड साइड में घड़ी रोज पहनना शुरू कर दे, अपने बर्ताव में चेंजेस देखे वो, अपने बर्ताव में। कोई महिला आपको ऐसी मिले जिसके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, डरी हुई रहती है, सहमी सी रहती है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, आप उससे बोलो राइट हैंड में घड़ी पहनना शुरू कर दे, क्योंकि राइट हैंड मस्कुलर साइड दिखाता है, मस्कुलर नेचर दिखाता है। अगर आपने किसी आदमी को राइट हैंड साइड में घड़ी पहना दिया तो वो और मस्कुलर हो जाएगा। आदमियों को मस्कुलर करने की जरूरत नहीं है, वो बाय बर्थ मस्कुलर होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको न्यूमरोलॉजी डिटेल में और डीप जाके पढ़नी है ना, तो आदमियों का प्रेडिक्शंस करो, वो आपको सटीक ज्ञान देंगे। क्योंकि हमारे देश में आदमी और औरत को अलग अलग तरीके से पाला जाता है। अगर मैं कह रहा हूं मस्कुलर इन नेचर, तो आपको 90% आदमी ऐसा ही मिलेगा जो मस्कुलर इन नेचर होगा। तो उसको हमें इमोशनल करने की जरूरत है, केयरिंग करने की जरूरत है। और मुझे याद है मेरे टाइम पे हमारे जो फादर होते थे, और हम सबके फादर, उनको ये तक नहीं पता होता था कि हमारा बच्चा पढ़ कौन सी क्लास में रहा है, उसके मार्क्स कितने आए हैं। ये सारी चीजें किसका था? मम्मी का था ना। मम्मी पता करेंगी, मम्मी से कनेक्टेड थे। फादर ऐसे ही हैं, आदमी ऐसे ही होते हैं। अब आपने उसको बोला मस्कुलर राइट हैंड साइड है, घड़ी भी राइट हैंड साइड पहन रहा है, तो गुस्सा और बढ़ेगा। उसकी घड़ी को लेफ्ट करवा दो, और जो औरत है उसकी घड़ी को राइट हैंड में बंधवा दो, तो क्या होगा, दोनों के ट्रेट्स बदल जाएंगे। थोड़ा इसको ये मस्कुलर बन जाएगी और ये थोड़ा इमोशनल बन जाएगा। तो ये काम हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जिनको भी लगता है कि सर मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे बात करना नहीं आता, मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूं, मेरा नेचर बहुत इमोशनल है, अगर कोई ऐसा बोले ना, उसको बोलो घड़ी खरीदो और राइट हैंड साइड में पहनना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इमोशन क्या होता है, ये सब फालतू है, बकवास है, प्यार कुछ नहीं होता, क्या बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्टी राइटी नहीं पहनना में, राइट या लेफ्ट में, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपकी वॉच कैसी होनी चाहिए, इसके पीछे भी हम एक सजेशन दे सकते हैं। हमेशा याद रखना, जिस व्यक्ति की वॉच का डायल बड़ा होगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है, और आपको सिर्फ ज्यादा नहीं 100-200 लोगों पे स्टडी करना है, उसके बाद आप भी मानना शुरू कर देंगे। जिस भी व्यक्ति की वॉच का जो डायल है वो बड़ा होगा ना, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े गोल्स और बड़े बड़े ड्रीम्स रखेगा। जिसका भी डायल बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं आया है कि हाँ 1 लाख रुपए महीना मिल जाए, मेरा इतना ही जीवन बहुत है, उसमें नहीं आया है। ये कम से कम 200 लोगों पे स्टडी कर लेना। जिसकी वॉच जितनी बड़ी, उसके सपने उतने बड़े, जिसकी वॉच जितनी छोटी, उसके सपने उतने छोटे। हमेशा आपकी घड़ी का साइज बड़ा होना चाहिए, डायल का साइज बड़ा होना चाहिए। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, कोशिश कीजिए कि जब आप घड़ी को खरीदें तो उसमें लेटर लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर क्लियरली विजिबल होने चाहिए, क्लियरली विजिबल। कई बार तो लोग इतनी छोटी छोटी घड़ियां पहन लेते हैं कि उनको खुद ही समझ में आता टाइम हो क्या रहा है। इतनी छोटी छोटी घड़ियां, तो क्या करो, या तो घड़ी पहनो मत, और अगर घड़ी पहननी है तो डायल बड़ा, और उस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। कम से कम 3, 6, 9 और 12, ये 4 ऐसे नंबर हैं, वो क्लियरली दिखाई देने चाहिए, कटे पिटे नहीं होने चाहिए। कोई घड़ी हमें ऐसी नहीं लेनी है जिसपे नंबर ही नहीं है। अरे डिजिटल वॉच नहीं भाई, बकवास है डिजिटल वॉच। मैंने एक बार बोला था ना कि ये रबड़ की वॉचेस और ये लेदर के पट्टे, ये सब नहीं पहनना है। तो उस केस में
मतलब आपके जो नंबर्स है ना, जैसे 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्लियरली विजिबल। और अगर आपके 1 से लेकर 12 तक क्लियरली विजिबल है तो और अच्छा, और अच्छा। मगर उसके लिए डायल बड़ा लगेगा ना, छोटे डायल में तो आएंगे नहीं। तो बड़ा डायल लीजिए और सारे नंबर्स प्रॉपरली विजिबल। और कोशिश कीजिए कि जब मैंने बोला कि इमोशनल अगर होना है तो लेफ्ट में पहनो, मस्कुलर होना है तो राइट में पहनो, ये काम आप 1 साल कर लीजिए, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने बर्ताव में चेंज देखेंगे। ये इतनी पावरफुल और ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है ये। आपकी रिस्ट वॉच बड़ी होनी चाहिए, डायल बड़ा, नंबर प्रॉपरली विजिबल। और ये एप्पल वॉच, ये सब वॉच नहीं लेनी है। वॉच हमेशा मेटल की होनी चाहिए, हमेशा मेटल की, और कुछ नहीं, कोई लेदर फेदर नहीं, कोई रबड़ नहीं, ये सब वो सब नहीं, सिर्फ मेटल। और उसका कलर या तो गोल्डन हो या तो सिल्वर हो। ये 2 कलर बहुत अच्छे होते हैं, या तो गोल्डन या तो सिल्वर। और उसका जो डायल का कलर है, डायल बड़ा डायल लेना, बार बार बोल रहा हूं, या तो पहनना मत, पहनना तो बड़े डायल वाली, ठीक है। तो लिया डायल लेना, सबसे अच्छा डायल माना जाता है ग्रीन कलर का, क्योंकि ग्रीन किसका कलर है, नंबर 5 का कलर है, और नंबर 5 किसी के खराब नहीं होता। तो इसीलिए आपके डायल का कलर क्या होगा, ग्रीन कलर, और नंबर प्रॉपरली विजिबल, घड़ी मेटल की, ब्रांड जो मर्जी ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। मगर आपकी ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, मतलब 3, 6, 9, 12, ये 4 ऐसे नंबर हैं जो आपकी घड़ी में प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। बंदा दूर से देखे आपको नंबर दिखाई दे जाए, ऐसी घड़ी होनी चाहिए। तो अगर आप अपने जीवन में इसको लाते हैं, आप हमेशा देखना, जो बंदा बिजनेसमैन होगा, जो बंदा सर्विस पे जा रहा होगा, जो बंदा किसी टास्क में इन्वॉल्व होगा, 99% वो घड़ी पहनता होगा, 99। ठीक है, राउंड पे ले सकते, राउंड बेटर है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, डिजिटल वॉच नहीं भाई, नहीं डिजिटल वॉच, ठीक है। तो क्लियर, नंबर ब्रोकन नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नंबर नहीं होने चाहिए, मेक श्योर आप इसका ध्यान रखें। मगर मैं कह रहा हूं अपने जीवन में घड़ी ले आइए, घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूं 500 रुपए की खरीद लो, 1000 2000 की खरीद लो, मगर डायल बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, और मेटल बॉडी होनी चाहिए। और उसका जो डायल का कलर है, या तो ग्रीन होना चाहिए या तो गोल्डन होना चाहिए। ये दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कोई भी पहन सकता है, बहुत अच्छा है। और ये करके देखो आप, क्योंकि पहले मैं घड़ी नहीं पहनता था, बिल्कुल नहीं पहनता था, मगर जब से मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, या मुझे क्या, हमारी पूरी क्लास को पढ़ाया कि घड़ी पहननी चाहिए, उन्होंने कहा ये ऐसी घड़ी होनी चाहिए, ये कलर होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं पहले ब्लैक कलर की घड़ी पहनता था, मेटल की थी मगर कलर ब्लैक था, ठीक है। ब्लैक कलर हटा दिया जीवन से, मैंने कहा ब्लैक कलर नहीं पहनना, मैंने हटा दिया, मैंने अपने फादर को दे दिया, मैंने कहा तुम ले जाओ, मुझे नहीं पहनना। तो उस केस में फिर मैंने दूसरी घड़ी परचेज की, जैसे जैसे उन्होंने बताया, डायल बड़ा, ग्रीन डायल, मेटल की बेल्ट। और आदत हो गई है मेरी कि जब भी मैं कोशिश करता हूं घर से बाहर निकलूं, इवन घर में रहूं, तब भी हमेशा मेरे हाथ में घड़ी रहती है। यानी कि ये जीवित चीज है जिसको आप पहनते हैं। ये शर्ट मरी हुई है, ये पैंट मरी हुई है, ये चश्मा मरा हुआ है, सब मरा हुआ है, सिर्फ ये जीवित है। और ये आपके लेफ्ट हैंड में, मैं लेफ्ट हैंड में क्यों पहनता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है अगर सामने वाला कोई बकवास करता है, गुस्सा आ जाता है, तो मुझे लेफ्ट हैंड में पहनना बहुत जरूरी है मेरे लिए, कि मैं शांति से उससे बात कर सकूं, ठीक है। जब मैं पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाता था ना, तो अभी भी पढ़ाता हूं, तो बच्चा फालतू सवाल पूछता था ना, सर ये ऐसा कैसे हुआ, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। अभी तुझे मैं 3 दिन से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे समझाया न्यूमरोलॉजी में, जब मैंने पढ़ा, नहीं नवनीत जी प्यार से पढ़ाना पड़ेगा, आपका नंबर ये है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपका कंपाउंड नंबर, आपको याद होगा ना, जब आपने डेस्टिनी नंबर निकाला हुआ तो कंपाउंड नंबर भी आता है, जैसे मेरा 28 आता है, तो वो 28 क्या कहता है, जो 28 भी कुछ कहता है, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। जब उस 28 को मैंने पढ़ा ना, तो मैंने घड़ी लेफ्ट हैंड में पहनना शुरू की, और दूसरा प्यार से बात करना शुरू की, कि यार गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। तो फालतू बात पे गुस्सा आ जाता है मुझे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। 2 कलर मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ग्रीन डायल ग्रीन होना चाहिए या तो गोल्डन होना चाहिए, कलर प्रॉपर विजिबल होना चाहिए, डायल बड़ा होना चाहिए, और जो ये जो है आपकी स्ट्रिप,
ये मेटल की होनी चाहिए, सिर्फ मेटल की, मेटल के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अगले पेज पे जाओ। वॉच के साथ साथ एक और चीज आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। इसको बोलते हैं साउंड न्यूमरोलॉजी, साउंड न्यूमरोलॉजी। ठीक है, ये हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये इतना ही पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना। साउंड न्यूमरोलॉजी। अब साउंड न्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है? नए पेज से लिखना प्लीज, नए पेज से लिखना। साउंड न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब हम यूज कब करेंगे, ये साउंड वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कब करेंगे? इस साउंड वाला कॉन्सेप्ट हम तब यूज करेंगे जब सामने वाला व्यक्ति हमसे कहेगा कि सर मेरे घर में बेटा या बेटी हुई है, प्लीज आप उसका नाम रख दो, तब हम यूज करेंगे। ठीक है, साउंड बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। नाम में जो साउंड आ रही है वो किस चीज की आ रही है, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को अच्छे साउंड वाले नाम दें। ठीक है, अब जैसे साउंड का इंपैक्ट क्या है, मान लीजिए जब हम बोलते हैं यस यस यस, तो आप यस बोल के देखिए, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा इन कंपैरिजन टू जब आप बोलेंगे नो 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 नो। आप दोनों बोल के देखिए, जब आप यस बोलेंगे उतना प्रेशर फील नहीं होगा जितना प्रेशर नो में होगा। ऐसा लगेगा कि हम नो बोल रहे हैं तो आवाज कहां से आ रही है, पेट से आ रही है, और यस बोल रहे हैं तो पेट का कोई इफेक्ट ही नहीं है। यस 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 बोल के देखिए, इंपैक्ट ही नहीं आएगा पेट पे। यस यस यस, अब इसको नो बोलो, नो 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 नो, आपको समझ में आएगा ये साउंड का इंपैक्ट क्या है। दो शब्द ही हैं, हालांकि किसी का मतलब हां है, किसी का मतलब ना है, मगर दो साउंड तो हैं, यस नो यस नो। तो जब आप बोलेंगे तो आपको इंपैक्ट दिखेगा कि अंदर से जो आवाज आ रही है, पेट के अंदर से जो आवाज आ रही है, जोर लग रहा है, वो नो में ज्यादा लग रहा है, यस में नहीं लग रहा है। पहली चीज। दूसरा, कोशिश करो कि जब भी किसी व्यक्ति को नाम दो तो नेगेटिव वाइब्रेशंस के नाम नहीं देने। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे बढ़ाऊंगा मैं कि नाम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और उसमें खुलेंगे कई सारे राज। सर हमने यूट्यूब पे देखा था, ऐसा तो नहीं था सर। ठीक है, उससे बहुत सारे राज खुलेंगे, मगर यहां पर हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन क्या है, लिखो। जैसे नी शा शी, हिंदी सारी हिंदी की वाइब्रेशन है। नी शा शी, ये नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, ये नाम में ना हो तो अच्छा होगा। जैसे निशा, नाम क्या है, निशा, वाइब्रेशन चेक करो क्या आ रही है, निशा, दोनों वाइब्रेशन क्या है, खराब है। तो नी भी खराब है, शा भी खराब है, शी भी खराब है, शो भी खराब है, और ली भी खराब है। जैसे मैं हमेशा एक नाम मुझे याद आता है, अंजलि, ली की साउंड आ रही है, ये ली की साउंड खराब है। तो ऐसे ही मुझे याद है, एक मेरे स्टूडेंट है, जब वो काफी पहले उससे पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बोला कि सर जब आपने साउंड का इंपैक्ट बताया था और नाम बताया सर, मेरे जीवन में सब है सर। तो उन्हें पूरा डिटेल मुझे कहानी बताई थी। ये ली की साउंड बहुत खराब है, ली, शो, शी, शा, नी। उसके बाद इल, एक साउंड आती है, इल। अब ये भगवान के नाम नहीं रखने हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, हम बताऊंगा मैं आपको, भगवान के नाम बिल्कुल नहीं रखने हैं। ठीक है, इल साउंड कौन सी आ रही है, इल। जैसे नाम क्या होगा, निखिल, नाम क्या होगा, निखिल में साउंड कौन सी आ रही है, इल का मतलब हिंदी में क्या होता है, बीमार। तो हम नाम में इल की साउंड क्यों देंगे, अवॉइड कर सकते हैं तो कर लेंगे, अब जिनका नाम पड़ गया वो क्या कर सकते हैं। दूसरा, एक साउंड आती है मैन, जैसे सुमन। अगर आप सुमन लिखोगे तो सु हटा दो, लास्ट में क्या बच रहा है, जिनके भी नाम में MAN मैन आता है, उनके जीवन में हार्ड वर्क बढ़ जाता है।
सुमन में मैन आ रहा है, मैन। जिनके भी नाम में मैन आ रहा है उनको थोड़ा सा अपने जीवन में हार्डवर्क मिलता है, चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में, तो मैन नहीं देंगे। उसके बाद एक साउंड आती है शिट। नाम क्या है? शिट। शिट नहीं, मैन कहीं भी अच्छा नहीं है, मैन नहीं देना है, मैन नाम नहीं देना है, ठीक है। अगली साउंड जो खराब है वो कौन सी है? शिट। जैसे हर्षित, लक्षित, तो शिट की साउंड अच्छी नहीं। हर्षिता, हर्षित, हर्षिता, तो साउंड क्या दी हमने? शिट। एक आपको आसान तरीका बताता हूं, जब भी मैं नाम फ्रेम करता हूं, कोशिश करो नाम जितना छोटा उतना अच्छा। जितना छोटा नाम उतना बढ़िया, जितना लंबा चौड़ा नाम उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। छोटा नाम रखो, साउंड अच्छी दे दोगे, नहीं तो कोई ना कोई साउंड। अब जैसे मेरा नाम है नवनीत, तो नी की साउंड क्या है? अच्छी साउंड नहीं है। ता की साउंड अच्छी है, नी की साउंड अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही जब बहुत लंबा नाम आप देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार ये बता पाना क्लाइंट को कि यार कौन सी साउंड अच्छी है, कौन सी साउंड खराब है। हाँ, ऑब्वियसली साउथ इंडियन सारे बेचारे परेशान हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं छोटा रखना है। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना कि नाम के कंपाउंड नंबर क्या है और वो सब चीजें क्या है, तो उसमें आएगा कि यार इतना लंबा नाम क्यों देना है, शॉर्ट नाम दो, ठीक है। तो ये अच्छी साउंड नहीं, शिट अच्छी नहीं है। आओ अगली साउंड लिखो, रो। रो, रो, अरे रो क्यों रो भाई अच्छी साउंड नहीं है, रो, अवॉइड करो। अगला लो, अगली साउंड है लो। रो भी अच्छी नहीं है, लो भी अच्छी नहीं है, तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई मिस हो गया हो तो फिर से लिख लेना। जैसे नी, शा, शी, शो, ली, इल, मैन, शिट, रो, लो, ये सब साउंड अच्छी नहीं है, अवॉइड करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अब सवाल यह कि सर ना खराब है, नी खराब है, नो खराब है, शो खराब है, शा खराब है, शी खराब है, तो मिश्रा जी कुछ तो अच्छा भी होगा। ऑब्वियसली ये भी सवाल आपका होगा, मिश्रा जी सब खराब है, कुछ भी अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौन सी साउंड अच्छी है? लिखो बा। बा की साउंड अच्छी है, बा, बा, बा की साउंड अच्छी है। गा, बा, गा, का, पा, टा, की। मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे उस पे लिखा होगा, आप क्रॉस चेक कर लेना। बा, गा, का, पा, टा, की, रा, ये अच्छे साउंड है, इनकी वाइब्रेशन अच्छी है। जैसे गोगी, काकी, पीपा, टाटी, ये सारे साउंड अच्छे हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गोगी, काकी, पीपा, टाटी, गा, गो, ये सभी साउंड अच्छे हैं, सभी साउंड अच्छे हैं, ठीक है। जैसे एक नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता कि वो न्यूमरोलॉजी वाइज कितना कैसा अच्छा है, बट साउंड वाइज बहुत अच्छा है। कौन सा नाम है? कियारा। नाम क्या है? कियारा। अब इसमें 3 साउंड आ रही हैं, की आ रही है, आ की आ रही है, रा की आ रही है, तीनों साउंड अच्छी हैं, कहीं पर भी नहीं है शा, शी, नो, ना, ली, कहीं नहीं है। जैसे सोनाली, शो, ना, ली, तीनों साउंड खराब है। तो जब मैं पढ़ रहा था, तो हमने जब पढ़ा, डिस्कस किया, तो पता लगा एक बड़ा अच्छा नाम है, इस नाम में एक भी साउंड खराब नहीं है, कियारा, ठीक है। एक साउंड है, एक नाम मैंने बच्चे को दिया था वेद। साउंड क्या आ रही है? वेद। साउंड को, क्योंकि नाम को जब आप देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ साउंड मिक्स होकर कोई नाम बनता है, तो जब आप बोलोगे तो वो नाम आएगा वेद, ठीक है। तो वे की एक साउंड हो गई जो बा बनाता है, और दा, दोनों साउंड अच्छी हैं। उसके अलावा एक नाम मैंने भी बनाया आयरा, तो आयरा में आयरा, तीनों साउंड अच्छी है, नाम भी बहुत अच्छा है मगर साउंड भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे करके, हालांकि न्यूमरोलॉजी में साउंड का इंपैक्ट है, बिल्कुल है। जब आप किसी को बुलाते हो तो कुछ साउंड्स क्रिएट होती है, हर चीज वाइब्रेशन है,
मगर अगर हमें थोड़ा आइडिया है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसके नाम में हम अच्छे साउंड्स की वाइब्रेशन डाल दें, इसमें कोई खराबी नहीं। क्लाइंट को तो कुछ भी नहीं पता होगा, क्लाइंट को तो कुछ भी नहीं पता, जो आप बता देंगे वो ठीक है, मगर ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्लाइंट को धोखा नहीं देंगे। ठीक है, जो हमें हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज जो मैं कर सकता हूं वो हम क्लाइंट को देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये अच्छी साउंड है। जैसे किया, बहुत प्यारी साउंड है। किया आते ही कंपनी हिट हो गई। किया इतनी प्यारी साउंड है, मतलब किया, तो दोनों साउंड अच्छी हैं। कि उसने लगाया शो शा शी लो, लगाया उसने नहीं ना, साउंड पे काम किया। किया, दोनों साउंड इसी से बना, कियारा। ठीक है, तो समायरा, अब समायरा में शाह की साउंड खराब है, मायरा ठीक है। तो द पॉइंट इज हम कोशिश करेंगे कि नाम बहुत अच्छा है, समायरा नाम बहुत अच्छा नाम है, मीनिंग बहुत अच्छा है, मगर भैया क्या साउंड के हिसाब से अच्छा है, क्या उसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है। और दूसरा, हमेशा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा कह रहा हूं तो इसलिए आप फॉलो करें, मगर दो चीज मुझे लगता है कि अगर हम ना करें तो अच्छा होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपका जीवन है, जो करना है करो, मगर मैं हमेशा मानता हूं कि कोशिश करो कि डायरेक्टली किसी भगवान का नाम बच्चे को मत दो, अवॉइड करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भगवान हो गया या जो भी डिवाइन पावर हो गई, ठीक, उसका नाम नहीं देना, अवॉइड करो, पहली चीज। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने इष्ट देव की फोटो या कुछ ऐसी चीजें अपने पर्स में रखते हैं, अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि जब आप पर्स को कहीं भी रख देते हो तो वहां पर वो फोटो अगर है तो आपने उसको कहीं भी रख दिया, और वो बहुत वैल्यूएबल है, वो डिवाइन चीज है। ठीक है, तो आप उसको कहीं भी उठा के नहीं रख सकते, उसकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए कि यार अगर मेरा ये, मैं इनमें बिलीव करता हूं, मैं मानता हूं हर चीज बिलीव है, एवरीथिंग इज बिलीव। अगर कहते हैं ना मानो तो पत्थर शिव है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ये तो क्या है, इट्स अ बिलीव। तो अगर आप बिलीव करेंगे कि ये साउंड अच्छी नहीं है तो नहीं है, अगर कुछ बिलीव ही नहीं है तो सब अच्छा है। कहते हैं फिर तो बहता हुआ पानी है, मानो तो गंगा है। तो द पॉइंट इज, कोशिश कीजिए कि कभी घर का नाम या बच्चे का नाम किसी इष्ट देव पर या किसी भगवान के पे अवॉइड कर लो। इतने अच्छे अच्छे नाम आते हैं, इतने अच्छे अच्छे नाम है, इतने अच्छी अच्छी साउंड के साथ आते हैं, वो नाम दो, अवॉइड कर लो। मगर अब आपकी इच्छा है तो आपका जो ठीक लगे वो करिए। उसके साथ साथ नाम बनाने में आज मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि आज मैं एक नाम बना रहा था, मतलब मुझे पसीने आ गए नाम को डिजाइन करते करते। मतलब किसी भी एंगल से वो नाम बैठ ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पता क्या है, जब कोई व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा मेहनत कब करनी पड़ेगी, जब सामने वाला कहेगा कि सर आज से 20 साल पहले मेरे मां बाप ने नाम रख दिया, अब भी आप इसको ठीक करो। उसमें क्या होगा, उसमें कहते हैं ना, उसमें आपके बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको चीजों को तोड़ मोड़ के ठीक करना है। इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 4-5 नाम आप फ्री में बना सकते हैं, उसके बाद सामने वाले को बोलोगे यार 5,000 10,000 दो, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके साथ। सिर्फ ये नहीं है ए लेटर लगा लें, 49 से 50 हो जाएगा, 50 के 5 पे आ जाएगा। ज्यादातर जनता यही कर रही है ना हमारी फीस ना देकर। ठीक है, तो उस केस में मतलब मैं जब नाम बना रहा था बैठ के, तो मुझे लगा यार कोई कुछ इसमें मतलब एक भी लेटर में डाल रहा हूं या निकाल रहा हूं, एडिट कर रहा हूं, नाम में चेंज कर रहा हूं, सही बैठ ही नहीं रहा। क्योंकि ग्रिड को देखकर नाम बनता है। जो आपकी वैदिक ग्रिड है और आपकी जो लोशो ग्रिड है, उसमें मैं कहूंगा, मैं आपको वैदिक सिखाऊंगा कि वैदिक के हिसाब से फॉलो करो, लोशो नहीं। ठीक है, वैदिक ग्रिड के हिसाब से नाम बनता है। ज्यादातर मेरे पास जो मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर मिसिंग नंबर पे हमने नाम रख लिया है। मैं तो कहूं, ये मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो? ये बताओ, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो? ठीक है, तो बोले नहीं नहीं सर, वो नंबर 5 नहीं था मेरी ग्रिड में सर, 2 भी था, 8 भी था, मैंने 5 पे नाम रख दिया, 258 कंप्लीट हो गया, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी होगी। मैंने अगर ऐसा होता तो मैं अपना नाम मुकेश अंबानी रख लेता, तो मेरे पास पूरा इंडिया होता।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं विदाउट स्टडी अगर आप फालतू में सब काम कर रहे हैं तो सिर्फ अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे कम से कम मेरे ख्याल से आपको ये समझाने में कम से कम 5-6 घंटा जाएगा कि नाम बनाते कैसे हैं। और उसके बावजूद भी आप कम से कम 50-100 नाम बनाकर सीखेंगे कि अच्छा नाम ऐसे बनता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो देखा, ए हटा दिया, हाँ अजय देवगन ने सर ए हटा दिया ना, है ना सर, ठीक है, एन कर दिया, ए हटा दिया सर, काजल काजोल हो गई सर। अरे भाई काजल काजोल हुई है तो काजोल जी ने पूछा होगा कि सर क्या करूं मैं इसमें, है ना, या उनने नवनीत मिश्रा का यूट्यूब वीडियो देखकर ए हटा दिया होगा, ऐसा तो नहीं किया होगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये अच्छी साउंड्स हैं, जब हम नाम देंगे तो अच्छी साउंड देंगे इसमें। और हाँ, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नेम करेक्शन, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नेम करेक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नाम नहीं बदलना है और नाम को जोकर नहीं बनाना है, नाम को जोकर नहीं बनाना है। अब जैसे एक नाम है सरगम, ठीक, अब आपने सरगम में ए हटा के यू लगा दिया। इमेजिन करो, पहली स्पेलिंग क्या है? सरगम, SARGAM, सरगम हो गई। ठीक, आपने क्या करा? अरे एक ही तो बात है, ए निकालो यू लगा दो, अच्छे टोटल पे आ जाएगा। तो नाम क्या होगा? सरगम। गम, गम क्या होता है? दुख। यानी कि जो सरगम था, गम था, उसे गम बना दिया आपने। अरे भाई, मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, वो आपने हटा दिया, और UVW 6 है, लगा दिया। तो ये बेवकूफी नहीं करनी है। कभी भी मिसिंग नंबर पे नाम सोच समझ के ही रखना है। रख सकते हैं, मैं नहीं कह सकता नहीं रख सकते, मगर बिना सोचे समझे नहीं, बिना पढ़े नहीं। क्लियर? ये मैं सिखाऊंगा आपको, और 6 घंटे क्लास है कम से कम, वो तब जाके समझ में आएगा। अच्छा सर, ये नेम करेक्शन ऐसे होगा। सबसे आसान क्या है? नया नाम देना, सबसे आसान काम है। और अभी मैं ग्रुप में देख रहा था, चैटिंग चल रही थी, 100 मैसेज हो गए भाई साहब। मैंने देखा, मतलब इतना नॉलेज का एक्सपेंशन है। अभी मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है और एक्सपेंशन इतना, ठीक है चलो अच्छी बात है, चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में लोग रेमेडी दे रहे हैं। ये रेमेडी कर लो, मैंने पढ़ाया रेमेडी नहीं ना। मैंने आपसे क्या कहा? मेरे लिए सबसे आसान पता है किस बच्चे को पढ़ाना होता है? जो कोरा कागज होता है, कि सर आप जो बोलोगे मैं वो लिख दूंगा। और वो किसी भी टीचर के लिए बहुत आसान होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल पता किसके लिए होता है? मुझे उस बच्चे को पढ़ाना जो पहले से यूट्यूब के 100 वीडियोस देख के आया, उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पढ़ाना। क्योंकि जब मैं कुछ लिखूंगा तो वहां पहले से कुछ लिखा है, तो पहले वो मिटाएगा फिर उसके ऊपर लिखेगा, क्या पता कागज ही फट जाए। तो द पॉइंट इज, मैंने कहा ग्रुप में एक बार भी कि हम किसी की डेट ऑफ बर्थ को लेकर स्टडी करेंगे? यार मतलब जब हमें यह नहीं पता है कि A फॉर एप्पल क्या होता है, B फॉर बॉल क्या होता है, हम स्टडी कर रहे हैं? नहीं करना है। मैं आपको सही समय बताऊंगा। डॉक्टर बताता है ना कि ऑपरेशन के बाद पैदल कब से शुरू करना है चलना, बताता है ना। मैं बताऊंगा कि कब रेमेडी देनी है, कब किसी का प्रेडिक्शन करना है। नहीं सर, मैंने पढ़ा था 492 कंप्लीट होता है, 492 का मतलब ये होता है, ऐसा होता वैसा होता, ये कर लो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कहते हैं, किसी का रात को मैसेज आता है कि सर आपने रेमेडी कब पढ़ाई? हमें तो रेमेडी नहीं मिली। मैं सोच रहा, मैंने कहा रेमेडी क्लास तो मैंने ली नहीं, अभी तो फ्री वाली क्लासेस चल रही हैं, रेमेडी की तो बात ही नहीं हुई। तो प्लीज आप, मैं कह रहा हूं, जब आप मेरे सामने बैठे और अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने वैल्यूएबल रहें आपके लिए, कोरा कागज बन के बैठिए, और जो मैं लिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, उसको आप चुपचाप नोट कीजिए और उसको ही रिसर्च का पार्ट बनाइए। दूसरों को मत बताइए, रिसर्च का पार्ट बनाइए कि मैंने देखा, ठीक है, मैंने समझा। और एक्चुअली रिसर्च कब शुरू होगी? जिस दिन मैं कहूंगा मेरे आंखों के तारों, आज ये आखिरी क्लास है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब आपको रिसर्च करनी है। जब तक आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं पता, तब तक आप मेडिसिन कैसे बना दोगे? और फिर वो मेडिसिन क्या करेगा? ब्लास्ट, कि मैंने तो ये बोल के रेमेडी किया,
इसका कुछ असर ही नहीं पड़ा। सर मैंने नाम में ए जोड़ा, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। अबे वो ए जोड़ने से बदलाव नहीं होता, ए जोड़ने के बाद जो रेमेडी करनी होती उससे बदलाव होता है। ए जोड़ने से बदलाव थोड़ी हो जाता है। मगर ये बात कौन बताएगा? मैं। तो डेफिनेटली मैंने बोला ना, मैं आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रैक्टिस ग्रुप बनाऊंगा। बिलीव मी, आपसे पहले 2 और बैच है मेरे, उसमें जब मैं आपको ऐड करूंगा ना, वहां अपना ज्ञान जरूर देना। और मैंने बोला ना, वो प्रैक्टिस बैच में जब मैं क्लास लिया करूंगा, मैं चुपचाप बैठ के बस सुनूंगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। डेट ऑफ बर्थ मैं दूंगा, आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे, एक सॉफ्टवेयर दूंगा, उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और डालने के बाद मैनुअली भी करेंगे। ऐसा नहीं कि डाल दिया सर सब पता लग गया हमें ना, मैनुअली भी करेंगे और मुझे बताएंगे कि महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, योग कितने हैं, नंबर कौन सा पावरफुल है। और अगर इस व्यक्ति का सवाल, मेरा सवाल यह है कि मुझे अपना नाम रखना है, तो बता बेटा पहला और दूसरा अल्फाबेट मेरे नाम का क्या होगा। वो होगा एक्चुअल लर्निंग, क्योंकि जब आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है। तो कोई भी किसी को ग्रुप में रेमेडी नहीं बताएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताएगा। सिर्फ क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है तो को एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा लगता है इतना है बस। और अगर आप जवाब नहीं भी देते, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। जवाब तभी दो जब लगे यार अभी मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं आंसर दे सकता हूं। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला कि इस फील्ड में या दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर आपने एक बार खट्टा दही दिया तो कस्टमर तुम्हारी दुकान पे चढ़ेगा नहीं, ये दावा है मेरा। अगर आपने 100 लोगों को मीठा दे दिया तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी दुकान चल जाए। मगर अगर आपने एक को खट्टा दही दिया तो वो तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा ना, तो कहेगा कि ये कहने को तो बहुत वो है, ये है फलाना ढिमाका। क्योंकि हमारी फील्ड में ना बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज का मजाक बनाते हैं, उसे सीरियसली नहीं लेते। एक बार मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा भी था कि सर मैंने 50 लोगों की रीडिंग कर डाली ऑफिस में, मेरी बात को किसी ने वैल्यू ही नहीं लिया जो मैं उनको बता रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुमने मुझे एक बार फोन करके पूछा कि मुझे रीडिंग करनी है कि नहीं? अगर तुम मुझसे फोन करके पूछते कि सर मैं रीडिंग करूं या नहीं, तो मेरा तुमसे पहला सवाल होता कि क्या उन्होंने तुम्हें 500 रुपए पेटीएम किए हैं? अगर उन्होंने 500 रुपए पेटीएम किए हैं, आप उनकी रीडिंग कीजिए। क्योंकि जब तक आदमी की जेब से पैसा नहीं निकलता तब तक वो चीजों को वैल्यू ही नहीं समझता। और ये बहुत वैल्यूएबल है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, बहुत वैल्यूएबल है। मगर इसमें जब तक लर्निंग पूरी ना हो तब तक ये सोचिए कि अगर मैंने बोला है लेफ्ट हैंड में रिस्ट वॉच पहननी है तो पहननी है, और 1 साल पहननी है। उन लोगों को जो मस्कुलर हैं उनको लगता गुस्सा बहुत आता है कि लेफ्ट में रिस्ट वॉच पहन के देखते हैं। 24/7 जब आप सोने जाएं तो रिस्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। नहाने के बाद सीधा आपके हाथ में जब कपड़ा पहनते हैं तो साथ में आपकी रिस्ट वॉच भी आपके हाथों में होनी चाहिए। आप ये काम 1 साल कर लीजिए, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी में चेंज देखिए। मैं कह रहा हूं अगर है तो है, क्योंकि मैं कर रहा हूं। ये जिन चीजों को मैं कर रहा हूं वही आपको करने के लिए बोलूंगा। अगर मैंने खुद ही घड़ी ना पहनी होती तो मैं आपसे कहता कि पहनो, सिंपल, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी साउंड और कुछ खराब साउंड आपको मैंने बताई है, मगर फिर भी मैं एक और रिपीट कर देता हूं। कुछ और अच्छी साउंड मेरे सामने दिख रही तो आपको बता देता हूं, लिखो। उसमें से कुछ अच्छी साउंड क्या है? जा, का, टा, रन, डा, ती, बा, जू, पी, टर, बिंद्र, द्रा, रैन। ये सभी साउंड अच्छी हैं, सभी साउंड अच्छी है। इसकी फोटो भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, आप वहां से टैली कर लेना, ठीक है, कि मैंने कौन सी लिखी कौन सी नहीं लिखी। मगर मैं आपसे कह रहा हूं, हाँ, सबसे आसान क्या है नाम? जब कोई व्यक्ति आपसे ये फोन करके कहेगा कि सर मेरे बेटे का नाम रख दो या मेरी बेटी का नाम रख दो, वहां पर हमें बेस्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्योंकि वहां हम साउंड भी देखेंगे, वहां हम नाम का पहला अल्फाबेट देखेंगे, हम वहां पर नाम का दूसरा अल्फाबेट देखेंगे, वहां पर हम नाम का आखिरी अल्फाबेट देखेंगे, वहां पर हम उसके नाम को उसके सरनेम के साथ जोड़ के देखेंगे।
हम वहां पर उसके नाम की वैदिक ग्रिड के साथ मैच करेंगे, हम वहां पर वैदिक ग्रिड में चेक करेंगे प्लैनेट की पोजीशंस क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे नाम क्या होगा, बिना उसके नहीं। नाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? आपके नाम का पहला और दूसरा अक्षर और आखिरी अक्षर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी शुरू कहां से हो रही है और जिंदगी खत्म कहां पे हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को नाम बताते वक्त हम अपना बेस्ट ज्ञान लगाएंगे। और मैंने नेम के ऊपर 3 टीचर्स की थ्योरी पढ़ ली है। कल रात मैं 3 बजे तक सिर्फ पढ़ रहा था बैठकर, क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे पता है 2:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है, या 1:30 बजे या 2:30 बजे के टाइम था कि सर आपने रेमेडी बता दी, और मैंने वो मैसेज पढ़ लिया। उसके बाद स्टूडेंट ने वो मैसेज डिलीट कर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो इसीलिए जो चीज मैं बता रहा हूं बस आप उतना ही ज्ञान दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। और अगर पता है तो मुझे बताइए कि सर मुझे पता है, मैं आपको मौका दूंगा क्लास में बोलने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लर्न करना। और अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि जो हम सबको पता होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको मौका दूंगा कि आप बोलिए और लोग हमें एजुकेट कीजिए। मैं उस दिन कॉपी पेन लेके बैठूंगा, मैं भी लिखता हूं। क्लियर? तो किसी भी व्यक्ति को अधूरा ज्ञान, अधूरी रेमेडी और नेम का सजेशन नहीं देंगे अनटिल अनलेस, जब तक मैं आपसे ना कहूं कि अब आप रीडिंग करने को तैयार हैं। जिस दिन मैं आपको लोशो ग्रिड पढ़ा दूंगा ना, उस दिन आप लोशो ग्रिड से प्रेडिक्शन करना शुरू कर सकते हैं, वैदिक से नहीं। ठीक है? बता दूंगा मैं आपको लोशो की क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है? हम क्या क्या सामने वाले को बता सकते हैं, वो कर लीजिए, बहुत अच्छा है। और अच्छी बात है, अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर उन्होंने प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी लोशो ग्रिड में, और उनके अच्छे रिस्पॉन्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोशो ग्रिड से प्रेडिक्शन करिए, वैदिक का ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि उनको मैं बार बार समझा चुका हूं, बेटा खट्टा दही मत देना। क्योंकि अगर तुमने एक बार किसी क्लाइंट को खट्टा दही दिया, तो वो क्लाइंट कम से कम 1000 को बताएगा कि खट्टा दही देते हैं, चले मत जाना इनकी दुकान पर। क्योंकि हमारे देश में या दुनिया में पॉजिटिव चीजें बहुत स्लोली रन करती हैं और नेगेटिव चीजें आग की तरह फैलती हैं। तो इसलिए आप किसी को अधूरा ज्ञान मत दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मत बताइए, बट अनटिल अनलेस किसी को धोखे में और गलत चीजों का प्रेडिक्शन तो करना ही नहीं है। 30 मार खान नहीं बनना है। को अभी हम पढ़ रहे हैं, 6 महीने रुक जाओ, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे। 6 महीने पहले भी जिंदगी थी ना, और 6 महीने बाद भी जिंदगी रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद सर मेरे जीवन पता नहीं क्या हो जाए, मुझे पता नहीं है सर, मैं रहूं ना रहूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला ना, जिंदगी भाई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी फोटो में भेज दूंगा एक बार कि कौन कौन सी साउंड अच्छी हैं। ठीक है? तो वो थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है? जब हम नेम को करेक्शन करेंगे ना, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि मैंने एक ग्रुप में आप जब एडमिशन हुआ होगा तो मैंने आपको एक फोटो भेजा था, जिसमें शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का नेम करेक्शन का कॉन्सेप्ट था। आपको याद है कि हर लेटर के जो थे वो नंबर्स थे। जैसे AIJQY था तो उसका वैल्यू 1 है। ठीक है? BKR इसका वैल्यू 2 है। उसका CGLS इसका वैल्यू 3 है। उसके बाद NEHX उसका वैल्यू DMT उसका वैल्यू 4 है। HENX का 5 है ना? तो ऐसे करके सारी वैल्यूज में दी हुई है, वो सबकी वैल्यू दी हुई है। तो उन वैल्यूज को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर नेम का करेक्शन करेंगे। और जब हम नेम का करेक्शन करेंगे, उसके बाद हम अपने क्लाइंट को एक रेमेडी देंगे। सिर्फ नेम करेक्ट करके नहीं देंगे, उसको बोलेंगे सर हम एक रेमेडी दे रहे हैं, आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे। क्लियर है? और वो रेमेडी को फॉलो करेगा पूरे ईमानदार, और सर्टेन दिन तक करना पड़ेगा, उतने दिन तक उसको वो रेमेडी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तब जाके वो नाम उसके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा, जब वो अपना विजिटिंग कार्ड छापेगा, नाम को अच्छा करने के लिए, नाम को और बेटर उसका रिजल्ट मिले, उसके लिए आपका बिजनेस कार्ड अगर हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, अगर आपके पास बिजनेस कार्ड हो। और मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका नाम बिजनेस कार्ड पे आपको कहां लिखना है और आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए। और अभी तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब मैं कहूंगा कि अभी तो पिच बन रही है, अब खेल शुरू होगा, जिस दिन मैं पहले दिन क्लास लूंगा, आई बिलीव अगली क्लास जो है वो सीरियस वाली क्लास है। वहां पर मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। एक्चुअली अभी तो मजाक चल रहा था, ठीक है, वो ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे हम। अब हम डिटेल में बात करेंगे एक्चुअली क्लाइंट को क्या समझाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे जाते हैं, तो वहां पर मुझे ना बहुत लिमिटेड बोलना पड़ता है। तो मुझे पता है ना कि अगर आपने पब्लिकली कुछ बोला तो कल को पीछे पड़ जाएंगे लोग,
तो वहां भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्या बोल के आ रहे हैं। मगर जब वो क्लासेस यूट्यूब पे नहीं जाएंगी, मतलब प्राइवेट रहेंगी, तो वहां पर बिंदास होके मैं बोलूंगा। तो वहां पर आप फिर जो नोट्स लिखेंगे या जो जो चीजें लिखेंगे वो और ज्यादा रियलिटी भरी होंगी, क्योंकि फिर वहां पर तौल मोल के थोड़ी बोलूंगा मैं। मुझे ये डर थोड़ी होगा कि यार ये यूट्यूब पे चला जाएगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो वहां तो जो मुझे सीखा, मैंने जो समझा, उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमेशा याद रखना कि नेम करेक्शन में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी आर लेटर को नहीं बढ़ाएंगे, डबल आर नहीं करेंगे, ठीक है, डबल एक्स नहीं करेंगे, ठीक है, और डबल वाई नहीं करेंगे। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे दूंगा कि क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, डबल वाई नहीं करेंगे, डबल आर नहीं करेंगे, डबल एस नहीं करेंगे। उसके बाद 4 नंबर पे आता है डीएमटी, हाँ, डबल टी नहीं करेंगे। उसके बाद 5 पे आ जाओ एन एच एक्स, एक्स डबल एक्स नहीं करेंगे। 6 पे आ जाओ यूवी डब्ल्यू, डबल डब्ल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 पे आ जाओ तो ओ आ जाएगा और जेड आ जाएगा, डबल जेड नहीं करेंगे। 8 पे आ जाओ एफ और पी, डबल पी नहीं करेंगे। तो ये जो अल्फाबेट मैंने बोले ये हम डबल नहीं करेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई मजबूरी ना आ जाए कि सर ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि अगर नेम करेक्शन करना है तो फिर तो भैया मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम करेंगे। ठीक है, मगर 90% अराउंड हम इन नंबर्स को अपने नाम में डबल कभी नहीं करेंगे, जो भी मैंने अभी बताया। ठीक है, उनको डबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पर जाओ और लिखो कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स। वैदिक स्विच वर्ड्स का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको उसको बताता हूं। अभी रिसेंटली मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, मतलब जो पिछला बैच है मेरा उसमें, उसने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर मान लो किसी व्यक्ति का मूलांक 2 है। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए याद है, इसलिए आपको बता देता हूं उसका आंसर क्या है। तो किसी व्यक्ति का मूलांक 2 है, ठीक है, और भाग्यांक 9 है, तो पर्सनालिटी नंबर क्या है, 2 है, और डेस्टिनी नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने बेसिक्स में ये पढ़ा है कि नंबर 2 क्या है, इमोशन है। नंबर 2 क्या है, इमोशन है, केयरिंग है, मदरली इंस्टिंक्ट है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो मूलांक 2 में पैदा हुआ है मगर उसका भाग्यांक 9 है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, एक बच्चे ने पूछा कि सर मूलांक अगर 2 है और भाग्यांक 9 है, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसके पर्सनालिटी में या उसके व्यवहार में आप कुछ चेंज देखेंगे जब उसकी उम्र बढ़ेगी, या फिर सर वो वैसा ही रहेगा जैसा नंबर 2 के ट्रेट्स आपने लिखाए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन था कि पर्सनालिटी क्या है बंदे की, 2 किससे गवर्न हो रही है, मून से, और डेस्टिनी क्या है, 9 किससे गवर्न हो रही है, मार्स से। दोनों के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल डिफरेंट है। 2 क्या है, इमोशन है, केयरिंग है। 9 क्या है, सर फोड़ देंगे सर आपका। 9 ये है, एग्रेसिव नेचर है। तो उस केस में उसने पूछा कि सर अगर बंदा कोई 2 की वाइब्रेशन लेके पैदा हुआ है तो आफ्टर द एज ऑफ 35, जब हम कहते हैं कि डेस्टिनी नंबर का इंपैक्ट ज्यादा आता है, तो क्या सर उसके आप बिहेवियर में आपने चेंज देखा? यह सवाल उसने मुझसे पूछा। यह सवाल जब उसने मुझसे पूछा तो जो मैंने पढ़ा वो मैंने उसको बताया, मगर इस सवाल के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू करा। कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि क्या पर्सनालिटी में कुछ ट्रेट्स आते हैं, कुछ बदल जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। ये उनके लिए नहीं है कि जिनका आगे भी 9 है पीछे भी 9 है, उनके लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए नहीं है कि आगे भी 1 है पीछे भी 1 है तो हमारे साथ कोई चेंज नहीं होगा। मगर क्योंकि नंबर जब डिफरेंट हो जाता है तो सवाल यह बनता है कि क्या पर्सनालिटी में, क्या व्यक्तित्व में कोई बदलाव होता है। तो जब मैंने इसको पढ़ा, इसको समझा, लोगों को स्टडी करा, अपने क्लाइंट से पूछा, तो उसका जवाब मिला हां, आंसर इज यस। अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 2 है और भाग्यांक 9 है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जैसा वो बचपन या जवानी में था वैसा 40 या 45 साल के बाद नहीं रहेगा, और उसके अंदर नंबर 9 के ट्रेट्स आपको दिखाई देंगे कि 9 कैसा है। मैं नहीं कहता कि 2 बिल्कुल गायब हो जाएगा,
मगर आप उसके अंदर उसके बर्ताव में एक बदलाव जरूर देखेंगे कि कहेंगे सर 20 साल पहले 15 साल पहले तो बड़ा इमोशनल था, आज के इमोशंस गायब हो गए, कहां चले गए, आज तो ये डिफरेंट पर्सनालिटी है यार। इसे लोग कहते हैं ना यार तू बदल गया भाई इतने दिनों में। तो कैसे बदल गया? पर्सनालिटी टू डेस्टिनी 9, तो ट्रेड्स में चेंज है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्लियर? अब जैसे दूसरा एक कॉम्बिनेशन में देखा, नंबर 8 मूलांक में है और नंबर 9 भाग्यांक में। 8 एंड 9 कॉम्बिनेशन, 8 के कंपैरिजन में 9 क्या है? हार्श है। 8 हार्श नंबर नहीं है। तो क्या होगा कि आफ्टर द एज ऑफ 35 एंड 40 उसके अंदर 9 के ट्रेड्स दिखाई देंगे। तो ये 9 के साथ नहीं है, सभी नंबर्स के साथ है। अब जैसे मान लो आगे 2 है पीछे 1 है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे 2 और 1, पर्सनालिटी 2 डेस्टिनी 1। ठीक है, क्या होगा? 35 के एज के बाद ये बंदा आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेगा, ज्यादा करेजियस दिखेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि हां ये बात सही है कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक डिफरेंट है तो आप अपने व्यक्तित्व में, आप अपनी पर्सनालिटी में बदलाव जरूर देखेंगे आफ्टर द एज ऑफ 35। ये चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और हमेशा मैं कहता हूं कि अगर जब हम, हाँ एक और चीज कि कई बार क्लाइंट आपसे यह भी पूछने आएगा कि सर मैं अपने बच्चे को इस धरती पे लेके आना चाहता हूं, तो सर आपकी क्या राय है, मुझे कौन सी डेट पर अपने बच्चे को लाना चाहिए? तो इसका सबसे अच्छा आंसर है कि सर अगर डेट अच्छी मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक चलेगा, मगर सर उस दिन पे लेके आना जिस दिन की डेस्टिनी या तो 1 या तो 5 हो, डेट कोई भी हो। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं जवानी कट जाती है भाई, बुढ़ापा नहीं कटता है। जवानी आप कैसे भी काट लेंगे, कम पैसे में, ज्यादा पैसे में, थोड़ी बीमारी में, ज्यादा बीमारी में, स्ट्रगल्स में, मगर डेस्टिनी क्या है? बुढ़ापा, बाद में एक्टिव होती है। तो वहां पर अगर अच्छा नंबर रहता है ना तो लाइफ सॉर्टेड है मेजॉरिटी लोगों की। और आप ना जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्लाइंट को स्टडी करोगे, आप देखोगे जिन जिन लोगों की डेस्टिनी 1 3 5 6 पे आ रही है, 1 3 5 6, उस केस में मैं कहूंगा कि यार उनकी लाइफ थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी इन कंपैरिजन टू बाकी डेस्टिनी के। ठीक है? और मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे अच्छा डेटा कौन देगा? आपका क्लाइंट। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ मत निकालना, अक्षय कुमार की मत निकालना, कोई जरूरत नहीं निकालने की। तुम उसकी डेट ऑफ बर्थ स्टडी करो जो तुम्हें 50 रुपए भी अगर भेजता है और कहता है सर या मैम प्लीज मुझे गाइड करो, तो जो तुम 50 रुपए उससे लोगे ना और वो जो तुम्हें जो गाइड करेगा ना, वो ही एक्चुअली तुम्हारी लर्निंग होगी। चाहे मैं तुम्हें 1 साल पढ़ा दूं, उससे भी फर्क नहीं है। द बेस्ट पॉइंट इज क्लाइंट जो तुम्हें कहेगा उसकी बात को ध्यान से सुनना कि वो क्या कह रहा है। और हमेशा ये प्रैक्टिस करना कि जब भी क्लाइंट से बात की तो जैसी बात खत्म हुई तो एक पेज लेकर उसके बारे में लिखो कि उसने क्या कहा, उसने क्या बीमारी की बात की, उसने क्या इशू कहा, कौन से साल उसकी नौकरी चली गई उसने ऐसा बोला, उसकी फैमिली में क्या कंसर्न थे, कौन से घर में रहता था। और एक फाइंडिंग मैंने आपको बताई भी थी शायद कि अगर मूलांक और भाग्यांक अगर आप पूरी फैमिली का उठा के देखें ना तो मेजॉरिटी फैमिली में सेम ही मिलता है, सेम ही मिलता है। या तो 4 होगा तो सबका 4 ही 4 होगा, 8 होगा तो 8 ही होगा, 9 होगा तो 9 ही होगा, 7 होगा तो 7 ही होगा। ग्रुप में भेजा था ना मैंने एक 7 वाला, आपके ग्रुप में भेजा था ना, उनका कुत्ता भी 7 तारीख को ही आया था। उनका अभी मैंने कंसल्टेशन लिया अभी। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्हें सारा बताया सर हमारे सब 7 वाले घूम रहे हैं। तो मैंने कहा इन सबको ये तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं सारे। बोले हाँ सर आपके वीडियोस हमने बहुत देखे हैं सर, हमारी पूरी फैमिली बैठ के देखती है सर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मीठा दही बांटो, तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, बस तुम मीठा दही बांटो। अपने आप बंदा आएगा और कहेगा कि सर वो प्लीज सर वो मुझे पढ़ना है सर जो आप पढ़ा रहे थे सर। और मैं इनके साथ अभी तक मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की है, 1 रुपया खर्च नहीं किया है मार्केटिंग के ऊपर, सिर्फ ये बिलीव के साथ कि यार जो मैं बताऊंगा जब तक मैं फुल्ली खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं तब तक मैं वो बात नहीं बताऊंगा।
और जब तक मैंने न्यूमरोलॉजी को हमेशा कहता हूं ना, इस न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन पे अप्लाई करो, उसके बाद सामने वाले को कंसल्टेशन दोगे ना यार, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल। मैंने बोला ना कि गाड़ी का नंबर 0167, एक बार लेके तो देख लो, टोटल 5 पे आना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यार गाड़ी का नंबर भी इतना मैटर करता है। आगे मोबाइल नंबर बढ़ाऊंगा, एक बार बनाकर तो देख लो, ठीक है, और उस पर काम तो कर लो, तो आपको खुद समझ में आएगा। फिर मैंने आपसे बोला ना, 2 साल बाद 3 साल बाद आप खुद कहोगे सर आप छोड़ो, मैं खुद नहीं मानूंगा क्लाइंट की बात, बकरने दो जो बकरा। सच्चाई तो यही है, बंदा तो यही है, बस इसे ऊपर वाले ने दिमाग दे दिया है, इसे सामने बैठ के मैनिपुलेट कर रहा है। मेरे बंदा तो यही है, इसके दिल के अंदर की आत्मा हमें पता है कौन है, मगर माने ना माने वो उसकी बात। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आप इसको अपनी निजी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार ये नंबर बड़ी कमाल की चीज है यार, ये पहले हमने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किए, और इस दिशा में हमने पहले काम क्यों नहीं किया। क्लियर? तो उस पर नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस होगा। चलो इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपको कुछ स्विच वर्ड्स बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेलर है, ठीक है, पिक्चर बहुत लंबी है, तो ट्रेलर लिखो। स्विच वर्ड्स का मतलब होता है कि कई बार कुछ क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक समस्याएं दिखेंगी। समस्या मतलब, क्योंकि हमारे पास 99% आदमी वही आता है जो परेशान है, खुशी में तो कोई आएगा ही नहीं, खुशी में कोई नहीं आएगा, सब दुखी आत्मा ही आएंगी। तो उस केस में वो कहेंगी आके कि सर हम ना सर कहीं पर भी पैसा लगाते हैं सर, पैसा अटक जाता है सर, मार्केट में पैसा फंस जाता है सर, सर क्या करें सर। एग्जैक्टली आपसे ये बोलेंगे, सेम वर्डिंग्स, सर पैसा लगाते हैं मार्केट में पैसा अटक जाता है सर, ठीक है, किसी को पैसा दिया पैसा वापस नहीं आता सर, क्या करें सर, बड़ा परेशान है सर। ठीक, इसका आंसर क्या है? आप उनको बोलो शुक्ल पक्ष की कंडीशन शुक्ल पक्ष ही होगा, ठीक है। शुक्ल पक्ष के किसी भी फ्राइडे से, शुक्ल पक्ष के किसी भी फ्राइडे से अगर आप 108 बार, अगर आप 108 बार सिर्फ एक वैदिक स्विच वर्ड का उच्चारण करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। अब वो कहेगा कि सर 108 बार बोलना है या और ज्यादा बोल सकता हूं, ये भी सवाल होगा कि 108 बार बोलना है कि और भी ज्यादा बोल सकते हैं। तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अगर आपने किसी, और ये वैदिक स्विच वर्ड अभी तो मैं आपको 4-5 बता रहा हूं, आगे चल के कम से कम 100 लिखवाऊंगा, ठीक है। तो उस केस में मतलब बंदा बोलेगा कि सर ये जो वैदिक स्विच वर्ड है, आपने जो हमें स्विच वर्ड दिया बोलने के लिए या जो मंत्र दिया पढ़ने के लिए, क्या सर हमें 108 बार ही पढ़ना है एक दिन में? तो आंसर इज नो, 108 बार नहीं, मिनिमम 108 बार। मगर मैक्सिमम कितनी बार होगा? 108 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब आप इस मंत्र को मैक्सिमम कितनी बार पढ़ सकते हैं एक दिन में? 5 बार। 108 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो 5 बार पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना। मिनिमम एक बार 108 की माला एक बार, या मैक्सिमम 108 की माला 5 बार, इससे ज्यादा नहीं करना, पहली चीज। दूसरा, आदमी है, आदमी को बोल रहे हो करने के लिए, तो बस उसको इतना बोलो कि प्रभु जब भी इसका स्मरण करें तो नहाने के बाद करें। क्या बोलना है आदमी को? कि जब भी इसका स्मरण करें या चैंटिंग करें तो नहाने के बाद करें। और बेस्ट टाइम क्या है? सुबह करें मंदिर में बैठकर। सबसे अच्छा टाइम क्या है? सुबह के टाइम मंदिर में बैठकर। हर व्यक्ति ने अपने अपने लेवल पे मंदिर बनाया अपने घर में, ठीक है, तो वहां बैठ के करें। और अगर मंदिर में उतनी जगह नहीं है तो घर के बाहर जो बालकनी का एरिया होता है वहां बैठकर अगर सूर्य की तरफ मुंह करके इसकी चैंटिंग की जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मगर डायरेक्शन ईस्ट होनी चाहिए, और सुबह का टाइम होगा तो सूर्य निकल रहा होगा या सूर्य उग रहा होगा, तो क्या कमाल का टाइम पीरियड है वो। मगर नहाना होना चाहिए, बिना नहाए नहीं करना है, 108 बार, ठीक है। अब मान लो कोई महिला आती है,
अब महिला कहती है सर, हाँ एक और चीज, इस फील्ड में ना आपको महिलाएं बहुत कंसल्ट करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे, उतना नहीं करेंगे जितनी महिलाएं करेंगी। क्यों? और महिलाएं खुद के लिए नहीं करेंगी वो अपने पति के लिए करेंगी, अपने बेटे के लिए करेंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास एक महिला का मैसेज आता है कि सर 2 बच्चे हैं, उनका नाम देख लो आप। तो मैंने कहा ठीक है, 2 बच्चे, मेरा ये सर्टेन अमाउंट है, आप प्लीज पे कर दीजिए। एक बेटा था, एक बेटी था। तो उसने क्या करा, महिला थी ना, उसने कहा सर पहले ना आप बेटे का देखो सर। तो पहले उसने किसका भेजा, बेटे का। फिर मैं सोचा यार बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, बट मैंने उसको नहीं बोला ऐसा, ठीक है, बट बेटे का। तो जितनी भी महिलाएं मेरे पास आई हैं ना, उसमें 50% ऐसी महिलाएं हैं जो या तो अपने पति के लिए आई हैं, या अपने बेटे के लिए आए हैं, या अपनी बेटी के लिए आई हैं। आदमी मेरे पास गिने चुने हैं, गिने चुने आदमी हैं जो अपनी बीवी के लिए आए हैं ठीक है, या फिर अपने बच्चे के लिए, गिने चुने आदमी। मुझे तो याद नहीं एक भी आदमी जो उसने कहा हो कि सर मेरी बीवी की ग्रेड देख लो। एक मुझे तो याद नहीं आ रहा, हो सकता हो, पुरानी बात तो मुझे याद नहीं, मगर एक भी आदमी नहीं आया। आया है एक आध आदमी जिसने अपने बेटे की ग्रेड दिखाई है, नहीं तो ज्यादातर आदमी ने अपनी ही बात की है। मगर औरतों में उल्टा होता है, 50% औरतें आपके पास आएंगी बेटे की ग्रेड लेकर कि सर मेरा बेटा ये नहीं है, मेरा बेटा वो। मैं कई बार, क्योंकि अभी आप मेरे क्लाइंट नहीं हो तो मैं आपको बोल सकता हूं ये बात, ठीक है, कई बार मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि जिसकी तबीयत खराब है डॉक्टर क्रोसिन तो उसी को देगा ना, या किसी और को दे देगा। किसने, आप आइए मैम, आपके इंजेक्शन भोग देता हूं, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। यार मतलब ये बात समझना कितना मुश्किल है, बहुत सिंपल बात है ना। और वो कहती है, मुझसे कहेंगी मीटिंग में बैठकर, सर आप जो बोलोगे ना मैं फॉलो करवा लूंगी। मैं करवा लोगी तुम? तो बोले हाँ सर वो मेरा बेटा बात मान लेगा सर। मुझे पता है नहीं मानेगा। अगर बेटा बात मानता तो बेटा सामने बैठा होता, मां नहीं। तो ये बात मैं चाहता हूं, ये वीडियो सारी माएं देखें, यूट्यूब पे जाएगा ना, इसलिए बोल रहा हूं, सारी माएं देखें और अपने बेटे को, अपने पति को साथ में लेके जाए, नहीं तो नहीं। अभी रिसेंटली एक मां मुझसे कनेक्टेड है जो अपने बेटे और अपने पति की ग्रिड के पीछे पड़ी हुई है कि सर इनका मोबाइल नंबर डिजाइन कर दो, इनका नाम डिजाइन कर दो, पैसे बोलो जरा। मैंने आपसे क्या बोला, इस फील्ड में पैसा सेकेंडरी है, बस खट्टा दही मत देना मेरे आंखों के तारों, पैसा सेकेंडरी है। तो उस केस में मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे रुपया तभी चाहिए जब आपका पति मुझे कॉल करके कहे कि नवनीत जी आप मेरा मोबाइल नंबर डिजाइन कीजिए और मैं खुद जाऊंगा वोडाफोन आइडिया के स्टोर पे मोबाइल नंबर लेने, उस दिन डिजाइन कर दूंगा मैम मैं। क्यों? मैंने आपसे कहा आप मुझे पैसा भेज देंगी, पति आपकी बात मानेगा नहीं, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई जहां पर मैंने कुछ इनपुट ही नहीं डाला। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके साथ होंगी। अब महिला आ रही है, स्विच वर्ड देना है उसको। महिलाओं में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? महिलाओं में टर्म्स एंड कंडीशन ये भी बिना नहाए कोई भी चैंटिंग नहीं करेंगी, बिना नहाए कोई भी महिला चैंटिंग नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरा, अगर उनका मेंसुरेशन साइकिल चल रहा है 4 दिन 5 दिन 6 दिन वाला कॉन्सेप्ट, उस दौरान चैंटिंग को ब्रेक देंगी, उस दौरान चैंटिंग नहीं करनी है। क्लियर? आदमियों पे अप्लाई नहीं होगा मगर औरतों पे होगा। और ये समझा देना, नहीं पता लगा वो चैंटिंग कर रही हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बताएं सामने वाले को कि बस सर नहीं करना है। घर में अगर किसी की डेथ हो गई है, नहीं करना है। जब तक घर शुद्ध नहीं हो जाता नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें ब्लेस्ड चीजें हैं भाई, अच्छे काम में करने वाली चीजें हैं सारी। इनको आप घर के डेथ के माहौल में चैंटिंग कर रहे हो तो रोक दो, नहीं करना है। अब मैंने बोला, क्लाइंट क्या बोल रहा है कि पैसा अटक गया, पैसा नहीं आता, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है पैसे की। मैं आपसे कहता हूं ये ट्राइड और टेस्टेड मंत्र है। जब मैं ट्राइड और टेस्टेड बोला करूं ना तो समझ जाया करो नवनीत आर मिश्रा ने अप्लाई किया है, तभी मैं बोलता हूं ट्राइड एंड टेस्टेड। तो ट्राइड एंड टेस्टेड मंत्र क्या है? लक्ष्मी मां का मंत्र है श्रीम। कौन सा मंत्र है? श्रीम। मैं कह रहा हूं अगर आपने इसको, लोग कहते हैं सर इसमें
बात नहीं है, दम नहीं। मैं कहता हूं 108 बार जरा इंटेंशन डाल के मंदिर में श्रीम बोल देना बेटा, ना तुम्हें ठंड से गर्मी, गर्मी से ठंड लगने लगे तो मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाना बंद कर दूंगा। इतनी ताकत है इस वर्ड में। 108 बार इंटेंशन डाल के बोलना जरा श्रीम। और जब मैं आपको पूरा वैदिक स्विच वर्ड का चार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जब मैं पढ़ाता हूं, मेरे खुद की बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको बोलता हूं मैं। इतने पावरफुल शब्द हैं। और ये मां लक्ष्मी का मंत्र है, और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी। आप YouTube पे चेक करो, SHREEM, श्रीम, सीधा खुलेगा। मगर उसे घर में प्ले मत करना। सर हमने प्ले कर दिया, कैसा रहेगा सर? अरे भाई, चैंटिंग का मतलब मुंह से बोलना होता है। वो अनुराधा पौडवाल बोल रही है, तुम नहीं, है ना? ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, सर हमने घर में प्ले कर दिया श्रीम सर, अभी पैसा आ जाएगा सर। मतलब कभी कभी मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं। मैं आपको ना एक वॉलपेपर सिखाऊंगा कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वॉलपेपर कैसे दिया जाता है। मोबाइल का वॉलपेपर कौन सा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है। मैंने वॉलपेपर दिया, मैंने कहा ये मोबाइल का वॉलपेपर है, ठीक है, आप मोबाइल पे लगा लेना। ये मैंने बोल के दिया कि मोबाइल का वॉलपेपर है, मोबाइल पे लगा लेना, और कवर ये लगा लेना। क्लाइंट क्या करता है, उस वॉलपेपर को डीपी पे लगाता है, स्टेटस पे लगाता है, फेसबुक पे डालता है। मैं कहता हूं ये किसने कहा था? और कई बार तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स, मतलब ये मूर्खता की प्रकाष्ठा है। क्या हिंदी है यार, कमाल। मूर्खता की प्रकाष्ठता। जब मैंने बोला कि वो मोबाइल में लगेगा, तुमने डीपी क्यों लगाया? और क्योंकि स्टूडेंट का नंबर मेरे पास सेव होता है, क्लाइंट का नंबर सेव नहीं होता। स्टूडेंट का नंबर मैं सेव करता हूं कि ताकि इसका कॉल आए तो मुझे पता रहे किसका कॉल आ रहा है। तो उस केस में मतलब मैंने उनकी व्हाट्सएप डीपी चेक कर ली, उन्हें कोई मुझे मैसेज किया, डीपी में वो लगा हुआ है, हाँ प्रकाश था, हाँ प्रकाश था, ठीक है। तो उस केस में मैंने सीधा मैसेज किया, जब ये मैंने मना किया था डीपी पे लगाने का, तुमने डीपी कैसे लगाया? सर 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 अभी हटा रही हूं सर, अभी हटा रही हूं सर। अरे भाई, जब मैंने तुमसे कहा मोबाइल की स्क्रीन पे लगेगा, और दूसरा वो वॉलपेपर हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। मम्मी ये वॉलपेपर बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे दो ना। ले बेटा। अरे ये कोई सिंचैन वाले कार्टून के वॉलपेपर है क्या यार, कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी ने दे दिया? नहीं करना है। क्लियर है? तो ये ट्राइड और टेस्टेड है। मैं कह रहा हूं 108 बार, किसी भी फ्राइडे जो शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, आप इसकी चैंटिंग करना शुरू कर दो। अगर आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व ना होने लगे तो आप कहना सर ये सब बकवास है, फालतू है सब। मगर ये किसी भी ऐसी इंटेंशन के साथ नहीं करना जिसमें लालच हो। लालच के साथ तो रेमेडी नहीं करनी, ये तो मंत्र है। बस ये बोलो, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये परेशानी है, आपने मेरी इस परेशानी को दूर कर दिया। बस इसलिए मैं चैंटिंग कर रही हूं। हर रोज करो, ऑब्वियस सी बात है, हर रोज करो। मगर शुरू कब से करना है? शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से, क्योंकि ये मां लक्ष्मी का मंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरे घर में ना मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे यहां हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं। ये वो कॉमन सवाल है सारे जो क्लाइंट पूछता है आपसे, कि हमारे यहां हेल्थ इश्यूज बहुत है, कोई ना कोई बीमारी रहता है सर, मैं भी बीमार रहता हूं, मेरा घर भी बीमार रहता है। तो सबसे पहले तो उससे ये पूछ लेना, तेरे घर का नंबर 4 और 8 तो नहीं है? सबसे पहले ये पूछ लेना कि घर का नंबर 4 और 8 तो नहीं है। और अगर 4 और 8 है तो क्या बोलोगे? सर जी आप यहां से निकल जाओ, किराए पर रहने चले जाओ। तो वो क्या बोलेगा? सर जीवन भर की कमाई सर मैंने घर में लगाई है, आप कह रहे हैं 8 नंबर के घर के छोड़ को चला जाओ। तो उसको आंसर क्या करना है? सर फिर जो झेल रहे हो झेलते रहो, क्योंकि 4 और 8 का नंबर घर के मामले में बहुतों के लिए दुखदाई ही है, दुखदाई ही है। तो द पॉइंट, और अगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर मेरा वीडियो किसी ने यूट्यूब पे देख लिया तो 4 और 8 का घर नहीं लेगा। और बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं
कि सर थैंक गॉड आपका वीडियो हमने देखा, हम तो जा रहे थे सर 8 नंबर में रहने के लिए, मना कर दिया सर हमने 5 नंबर ले लिया सर। मैंने कहा अच्छी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है हेल्थ इश्यूज हैं, पहला सवाल ये पूछो कि तुम्हारे घर का नंबर क्या है। और आगे कुछ सालों बाद जब मैं वास्तु पढ़ लूंगा तो आपको यह सिखाऊंगा कि वास्तु में देखना क्या है। अभी तो मैं कहूंगा नंबर देखो कि घर का नंबर क्या जा रहा है। ठीक। दूसरी चीज उसको बोलो अगर हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी क्या है, स्विच वर्ड लिखो, सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी। ठीक है, चलो तो पैसे का बताया मैंने और हेल्थ का बताया। ठीक है, तीसरा अपनी फील्ड के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब किसको करना चाहिए? जितने भी लोग अपने जीवन में इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, जितने भी लोग, आपको याद होगा महाभारत के टाइम में ऐसा हमने पढ़ा कि महाभारत के टाइम में सप्त चिरंजीवी की शुरुआत किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बस शुक्ल पक्ष होना चाहिए। ठीक है, 503 नंबर का टोटल 8 आता है, 8 ही तो हाँ हाँ जी बिल्कुल आता है 503 का टोटल 8 पे। ठीक है, पॉसिबल है तो चले जाइए, हट जाइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो महाभारत के टाइम में एक वो था ना संजय, याद है, जो धृतराष्ट्र को जो महाभारत में हो रहा था वो बता रहा था। तो उसको ना क्या था, उसको वरदान मिला था कि तुम देख सकते हो कि जो इवेंट चल रहे हैं उसको हो तुम धृतराष्ट्र को बता सकते हो। वहां से मतलब वो एक रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूं, उस रेफरेंस का एक वर्ड है जो हम लोगों को अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए। किनको? जिनको इस फील्ड में आगे जाना है, जिनको भी इस फील्ड में आगे जाना है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे टैरो कार्ड हो, चाहे रेकी हो, या किसी भी तरीके की हीलिंग हो, कुछ भी हो, अगर वो ऑकल्ट साइंस का डोमेन है तो उस केस में उसको इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से शुरू कर लीजिए, कोई कंडीशन नहीं है, मगर शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और वो मंत्र क्या रहेगा? वो मंत्र रहेगा दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। आंख बंद कीजिए और 108 बार डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ये आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत मजबूत करेगा, इंट्यूशन पावर। और मेरी आंखों के तारों, इस फील्ड में अगर गेम है तो वो इंट्यूशन पावर का ही है। अगर वो स्ट्रांग तो आप हाइट पे, और अगर वो काम ही नहीं कर रही है तो कुछ भी बोलते रहो। और एक और चीज, एक बहुत अंदर की बात बताता हूं मैं आपको। ये आपको तब करना है जब आपका क्लाइंट आपसे 15-20 मिनट बाद मिलने वाला है, तब करना। ठीक है, प्रैक्टिस तो रोज करनी है दिव्य दृष्टि की 108 बार मिनिमम, और इंटू 5 बार, मतलब 5 टाइम्स आप कर सकते हैं मैक्सिमम। पीरियड्स में नहीं करना, ध्यान रखना। तो उस केस में क्लाइंट, जब भी क्लाइंट से मीटिंग करो ना, तो क्या करो, उससे बोलो कि सर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो तो मगर अभी मत करना, थोड़ा पढ़ ले उसके बाद। ठीक है, तो उस केस में उससे बोलना कि सर आपने डिटेल भेजो, साथ में एक फोटो भेज दो। हमेशा क्लाइंट को क्या बोलो कि सर साथ में एक फोटो भेज दो। ठीक है, वो आपको फोटो भेजेगा। फोटो कौन सी मांगनी है? करंट फोटो मांगो। कौन सी? करंट फोटो। एग्जैक्टली मतलब अगर 2025 में डील कर रहे हो तो 2025 की फोटो भेजो, ये नहीं 2015 की भेज दी, 2005 की भेज दी, जब मैं जवान हुआ करता था। तो उस केस में करंट फोटो मंगाई, मीटिंग से 20 मिनट पहले आपने लैपटॉप ओपन किया, ठीक है, फोटो को सामने रखा जो क्लाइंट की फोटो है, और उसकी आंखों में आंखें डालकर आपको लगातार चैंट करना है, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। ये 20 मिनट करना है। आप देखिएगा
कि आपकी जो कंसल्टेशन है ना वो बहुत स्मूथ जाएगी, और आप जो बोलेंगे ना वो क्लाइंट आपकी बात मानेगा। इतनी पावरफुल वर्ड है। और जो चाहे ऊपर मैंने श्रीम बताया या सप्त चिरंजीवी बताया, या अभी मैं आपको ये बता रहा हूं दिव्य दृष्टि, ये सभी जो चैंटिंग करनी है ना, ये बड़े प्यार प्यार से करनी है, आराम आराम से करनी है, खींच के करनी है। ये नहीं, ये मतलब 1 मिनट में नहीं 108 बार कर डालूंगा, ऐसा मत करना। कोई रेस नहीं है ये कि कंप्लीट करनी है। क्या बोलना है? प्यार प्यार से श्रीम श्रीम श्रीम, मतलब जितना लंबा खींचोगे, स्लो बोलोगे, उतना अच्छा और उतनी ही कमाल की वाइब्रेशन अपनी बॉडी में फील करोगे। ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा सप्त चिरंजीवी पे भी, यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा दिव्य दृष्टि पे भी। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। जब भी मीटिंग से शुरू कर रहे हो उससे 15 मिनट पहले, हाँ शुक्ल पक्ष को शुरू करेंगे ऑब्वियसली, शुक्ल पक्ष हो, दिन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। शुक्ल पक्ष में शुरू करना है। और मैं कह रहा हूं जब क्लाइंट से मिलने जा रहे हो ना, बस 15 मिनट उसकी फोटो सामने रखनी है, उसकी आंखों में आंखों डालनी है और बोलना है दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। और मैंने आपको कहा था इंट्यूशन पावर को इंप्रूव करने का एक और तरीका है कि फोन बिना देखे चेक करो किसका होगा। घर की घंटी बजे, बजते ही सोचो कौन आया होगा। मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड अगली बात क्या कहने वाला है मुझसे। कोई प्रोग्राम देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, प्रिडिक्ट करो अगली सीन में ये हीरोइन क्या करने वाली है, हीरो क्या करने वाला है, इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, इसका एंड क्या होने वाला है। गलत ही होगा ना, गलत ही होगा ना। मगर हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी ना, स्टेटमेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या पहले दिन में ऐसा होगा? नहीं, मगर एक दिन ऐसा होगा कि जब आप जो सोचेंगे ना दिमाग में, आपका जो माइंड है ना वो इतना पावरफुल है कि हमें तो पता ही नहीं कि वो कितना पावरफुल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने माइंड में कभी नेगेटिव चीज नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव। अरे सर 1 करोड़ क्लाइंट्स हो जाएंगे सर, तो क्या है, माइंड को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपके जीवन में घटनाएं घटने लगेंगी। इसके ऊपर किसी का कोई अपवाद नहीं है। ये सब मानते हैं कि जो आप अपने जीवन में सोचेंगे, जो आप जीवन में अपने बार बार उस चीज के ऊपर स्टक करेंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो आपके साथ होना लगेगा। आप कितने भी दुखी हैं, अगर आप 5 मिनट लगातार ये बोलने आए मैं तो खुश हूं, मुझे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो खुश हूं यार, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तब देखिए 6ठे मिनट आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा। तो जो आप बोलते हैं वो होता है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, दिव्य दृष्टि बोलो, रोज बोलो यार 108 बार मिनिमम, सुबह दोपहर शाम कभी भी बोलो। और क्लाइंट से मिलने जाओ तो जरूर बोलो, उससे मिलने से पहले, वो तुम्हारी बात मानेगा। बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ये काम, छोटे छोटे काम है जो करने हैं, ठीक है। बाकी तो एक और चीज, जैसे एक और लास्ट और लिख लो, एक और बता देता हूं। जैसे कई बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि सर हमारे घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट है, सर हमें किसी की नजर लग जाती है, ठीक है, हमारे घर में सब लोग परेशान रहते हैं, ऐसा ऐसा अगर कुछ बोले तो क्या बोलना है, उसको बोलो जिसको ये फीलिंग आती है उससे कहो किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से एक वर्ड की चैंटिंग 108 बार शुरू कर दे और लिखो, वो वर्ड होगा कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल। जो वो याद है ना, वो महाभारत में जो उसका था, क्या बोलते हैं, पहला पुत्र कौन था, सूर्य पुत्र जो था, ठीक है, वो कवच कुंडल ही दिया था ना उसने, तो वही कवच कुंडल है, ठीक है। हाँ कर्ण, बिल्कुल सही, कर्ण, ठीक है, तो वही कवच कुंडल है। तो वो कवच कुंडल, अगर किसी तरीके का प्रोटेक्शन, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर फील हो रहा है तो प्लीज इसकी चैंटिंग करो 108 बार, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, ठीक है। तो सर मेरे बच्चे का नाम है दिव्या, दिव्या नाम बहुत खराब है, पढ़ा दूंगा मैं आपको, बहुत खराब है ना दिव्या नाम, ठीक है। तो अब आज की क्लास में इतना काफी है। अब जो अगली मुलाकात होगी हमारी, आज क्या सैटरडे है ना, हाँ,
तो ट्यूसडे होगी 7:30 बजे। ट्यूसडे को जो 7:30 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, वहां से हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट लर्निंग। नेक्स्ट लर्निंग का मतलब यानी अब हम ये सीखेंगे, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इन डिटेल कि आप किसी व्यक्ति की नहीं, अपनी लोशो ग्रिड कैसे देखेंगे, पहली चीज। दूसरा, उस लोशो ग्रिड में ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि सर मेरी क्या स्ट्रेंथ है और मेरी क्या वीकनेस, मेरे अंदर क्या अच्छा है और मेरे अंदर क्या खराब है। ये फाइंड आउट करने में आई बिलीव, मुझे लगता है 1.5 महीने का सफर है, ये 1.5 महीने तक चलेगा, ठीक है। और हम 1.5 महीने इसी चीज पे बात करेंगे कि लोशो ग्रिड में कौन से नंबर प्रेजेंट हैं, कौन से नंबर मिसिंग हैं, कौन से योग बन रहे हैं, कौन से योग नहीं बन रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये सारा डिटेल हम लोशो ग्रिड का अगली क्लास से शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको रेमेडीज पढ़ाऊंगा कि ग्रिड में अगर आपको, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहली रेमेडी, सबसे पहला क्लाइंट आपका कौन होना चाहिए, आप खुद। क्लियर? सबसे पहला क्लाइंट आप ही होने चाहिए। आप ये डिसाइड करने वाले हैं कि मेरी लोशो ग्रिड अगर ऐसी है तो इस लोशो ग्रिड में मुझे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए या कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे मैं अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ा लूंगा और वीकनेस को और कम कर लूंगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं सीधा ट्यूसडे 7:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जी बिल्कुल, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। बाय।